हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम जेईई मेन 2021 का 26 अगस्त का शीट नंबर 1 का मैथमेटिक्स पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर इस पेपर के ओवरऑल डिफिकल्टी लेवल की अगर आप बात करेंगे तो इसको मॉडरेट कैटेगरी में रखा जा सकता है। हम ये कह सकते हैं कि इसमें जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के कंपैरिजन में कुछ ज़्यादा आसान थे। कुछ क्वेश्चंस 3 से 4 क्वेश्चन इसमें लेंथी कैटेगरी के भी थे, लेकिन ओवरऑल अगर जिनका कैलकुलेशन वाला पार्ट अच्छा रहा होगा उनके लिए ये पेपर स्कोरिंग रहा होगा। तो चलिए हम इसका डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग डिस्कस कर रहे हैं पेपर का। एक फंक्शन दे रखा है हमें जो ट्रिग्नोमेट्री और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्म में है, और फंक्शन और उसके डिफरेंशिएशन में कुछ हमें रिलेशन बनाना है। तो हम देखते हैं कि वो फंक्शन किस तरीके का है। फंक्शन ऐसे लिखा हुआ है f of x इज इक्वल टू कॉस ऑफ 2 tan इनवर्स साइन ऑफ cot इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स, और x के लिए लिमिट्स है कि ये 0 से 1 के बीच में है ओपन इंटरवल के साथ। तो हमें देखना है कि f और f डैश के अंदर क्या रिलेशन रहेगा। तो आपको पता है कि जब भी इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं तो हम लोग सब्स्टिट्यूशन की हेल्प लेते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या सब्स्टिट्यूट करने पे फायदा होगा, आप x को साइन स्क्वायर थीटा पुट कर दीजिएगा। लेट्स पुट x इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। देखो यहाँ पे क्या होगा, आपको f ऑफ x किस तरीके से दिखेगा, f ऑफ x विल बी इक्वल टू, अगर हम साइन स्क्वायर थीटा पुट करते हैं तो फंक्शन आपको दिखेगा कॉस ऑफ 2 tan इनवर्स। देखो अंदर की कैलकुलेशन देखना, 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर, अंदर कॉट स्क्वायर बचेगा, स्क्वायर रूट से बाहर कॉट आएगा, कॉट इनवर्स ऑफ कॉट। तो ओवरऑल आप देखने वाले हो कि यहाँ पे साइन थीटा बनने वाला है, राइट। अब आप क्या करिए, इसको पढ़िए कॉस ऑफ 2, और इसको हम पूरा कोई एंगल पढ़ते हैं। हम चाहो तो इसको आप लेट भी कर सकते हो कि लेट दिस tan इनवर्स ऑफ साइन थीटा इज इक्वल टू 5। तो आपको यहाँ से रिलेशन क्या मिल जाएगा बच्चों, कि tan ऑफ 5 विल बी इक्वल टू साइन थीटा, राइट। अब आपको ये f फंक्शन किस तरीके का बिहेव करता हुआ दिखेगा, आप इसको पढ़िए कॉस ऑफ 2 5 किसके इक्वल होता है, 1 माइनस टेन स्क्वायर 5 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर 5। तो क्या आप यहाँ से देख पाओगे कि दैट विल बी इक्वल टू, भाई tan 5 साइन थीटा के बराबर है, तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, राइट। और जो हमने सब्स्टिट्यूशन किया था उसके अंदर आप देख सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा तो खुद x के इक्वल है, तो क्या बन जाएगा 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। नाउ अकॉर्डिंग टू द ऑप्शंस आपको f डैश पे जाना पड़ेगा ना। तो अगर f इस तरीके का है तो बच्चों आपको f डैश कैसा दिखेगा, f डैश x विल बी इक्वल टू, आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आप पाओगे नीचे बनेगा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ऊपर बनेगा माइनस का 2। अब आपको f और f डैश में रिलेशन चाहिए अकॉर्डिंग टू द ऑप्शंस। आप एक काम करिए, आप इस f डैश को है ना 1 माइनस एक्स के होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि ये रिलेशन तभी ये वाला फॉर्म बन पाएगा। देखो क्या होगा, 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर इंटू एफ डैश एक्स इज गोइंग टू बी माइनस 2 इंटू 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स एंड होल स्क्वायर। क्या आपको नहीं लगता कि यही तो f है, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस ट्वाइस ऑफ f ऑफ x का होल स्क्वायर। तो आपको ओवरऑल रिलेशन यहाँ से क्या मिल जाएगा बच्चों, अगर आप उसको साइड लेके चले जाते हैं तो यू विल बी फाइंडिंग 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इंटू एफ डैश एक्स प्लस ट्वाइस ऑफ एफ एक्स का होल स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल टू 0। ये आपका करेक्ट ऑप्शन। तो आप देख लीजिए कि ये किस ऑप्शन के अंदर गिवन है। तो आप देखोगे यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आपको एक डेफिनेट इंटीग्रेशन का सवाल है, आपको लिमिट एज ए सम दिया हुआ है, इसको आपको कन्वर्ट करना होगा डेफिनेट इंटीग्रेशन में। तो देखिए किस तरह से इसको कर सकते हैं। आपको जो गिवन है वो चीजें देखते हैं। आपको गिवन है लिमिट की फॉर्म के अंदर, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 1 बाई n समेशन की लिमिट्स है r इक्वल टू 0 टू 2n माइनस 1, और अंदर क्या दिया हुआ बच्चों, n स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर। तो आपको पता है कि इसको अगर हम डेफिनेट इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आपको इसको कोई अच्छे तरीके से लिखना होगा। अच्छे तरीके से लिखने का मतलब है इसको आपको r अपॉन n का फंक्शन बनाना पड़ेगा। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ कि 1 बाई n, इसको तो अपन इधर ही रखते हैं क्योंकि आपको पता है ये dx में चेंज होने वाला है। लिमिट्स r इक्वल टू 0
टू 2n-1 है, इसमें n स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं ऊपर नीचे, तो क्या बन जाएगा 1/1 प्लस 4r² तो क्या मैं इसको 2r/n इसका स्क्वायर लिख सकता हूँ इजीली। अब देखिए इसको हम इंटीग्रेशन में चेंज करना चाहते हैं, तो आपको पता है 1/n तो dx में जाएगा, इसकी इंटीग्रेशन के लिमिट्स क्या लगेंगे 0 से 2n-1, तो यहाँ पे बन जाएगा ये 0 से 2 तक। इंटीग्रेशन कैसे चेंज हो जाएगा भाई, r/n को x से रिप्लेस कर दो, यानी 1 प्लस 2x का स्क्वायर, और 1/n किस में जाएगा dx में। बड़ा आसान सा ये इंटीग्रेशन है, किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों tan इनवर्स ऑफ 2x एंड इट इज डिवाइडेड बाय 2। लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक है 0 से 2 तक, तो आपका आंसर कैसे आ जाएगा, आप 1/2 को कॉमन रख सकते हो, तो अंदर क्या बन जाएगा tan इनवर्स ऑफ 4 माइनस tan इनवर्स ऑफ 0, दैट मीन्स 1/2 इंटू tan इनवर्स ऑफ 4, यानी आपका कौन सा नंबर का ऑप्शन करेक्ट होगा, थर्ड नंबर। क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करते हैं। द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 20 ऑब्जर्वेशंस were calculated as 10 and 2.5 respectively. It was found that by mistake one data value was taken as 25 instead of 35. Alpha and root beta are the mean and standard deviation respectively for correct data. Then calculate alpha and beta, वो जो symbolic form है। तो देखिए इसके अंदर हम कुछ चीज़ें कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे आपके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने 20, यानी n की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है 20, मीन कितना दे रखा है 10x बार, और इसके साथ ही साथ आपको स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में बताया गया कि वो कितना दे रखा है 2.5, यानी सिग्मा की वैल्यू कितनी है 2.5। तो हम पुराने सिस्टम के लिए जिसमें गलत डेटा ले लिया था कुछ कैलकुलेशन कर सकते हैं, जैसे आप एक बात का पता लगा सकते हैं कि समेशन xi जो होगा इट कैन बी इक्वल टू nx बार, n की वैल्यू कितनी 20, वो कितना 10, कितना आ जाएगा 200 के इक्वल होगा, है ना। सिमिलरली हम जानते हैं कि आपके पास वेरिएंस का फॉर्मूला होता है, उसमें आप देख सकते हो कि सिग्मा स्क्वायर कैन बी इक्वल टू समेशन xi स्क्वायर डिवाइड बाई n और माइनस x बार का स्क्वायर, इसी के इक्वल होता है। हाँ, देखो इसको कैलकुलेट करते हैं, सिग्मा स्क्वायर का मतलब कितना हो गया भाई 6.25, यहाँ पे क्या बन जाएगा समेशन xi स्क्वायर डिवाइड बाई n की वैल्यू कितनी है आपके पास 20 और माइनस x बार स्क्वायर कितना आ गया 100। जैसे आप इस कैलकुलेशन को देखोगे 106.25 मल्टीप्लाई वगैरह करोगे तो आपको यहाँ से बच्चों समेशन xi स्क्वायर मिल जाएगा और वो इक्वल होगा 2125 के बराबर। ये पुराने सिस्टम के लिए हमने कैलकुलेशन करी है। अब देखो नए सिस्टम के अंदर हम एरर्स को रिड्यूस करते हैं, जो गलती से डेटा ले लिया गया था उसको हटाते हैं। तो मैं लिख देता हूँ फॉर न्यू डिस्ट्रीब्यूशन। तो सबसे पहले तो आपको ये पता लग गया होगा कि जो समेशन xi हुआ उसके अंदर अगर हमें वो एरर को हटाना है तो टोटल था 200 माइनस 25 गलत डेटा को हटा दिया और सही डेटा कितना था 35। तो ये किसके इक्वल आने वाला बच्चों 210 के इक्वल। तो इसके लिए जो मीन आएगा है ना वो किसके बराबर होगा, यानी x बार न्यू वाला उसको मैं लिख सकता हूँ किसके इक्वल आएगा 210 अपॉन 20 एंड दैट इज इक्वल टू 10.5। इसके अलावा हम सिग्मा स्क्वायर की तरफ जाने वाले हैं तो हमें समेशन xi स्क्वायर भी चाहिएगा। तो अगर मैं समेशन xi स्क्वायर की बात करता हूँ तो आप एग्री करेंगे कि 2125 इसका आंसर आया था, इसमें से आप 25 स्क्वायर को माइनस कर दोगे और ऐड किसको कर दोगे प्लस 35 स्क्वायर, तो ये आंसर आएगा आपके पास बच्चों 2725। तो ये जो प्योर डिस्ट्रीब्यूशन है उसके लिए डेटा है। तो आप सिग्मा स्क्वायर को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, सेम फॉर्मूला सिग्मा स्क्वायर विल बी इक्वल टू, इस फॉर्मूले की हेल्प से हम क्या लिख सकते हैं 2725 डिवाइड बाई व्हाट n दैट इज इक्वल टू 20 माइनस x बार स्क्वायर नया वाला कितना 10.5 का स्क्वायर है ना। इसको आप बच्चों जैसे कैलकुलेट करोगे ये वैल्यू आएगी आपकी 26। तो यही तो आपका वेरिएंस है, यही क्या बीटा के इक्वल होगा। आपसे क्या पूछा गया है ऑर्डर्ड पेयर ऑफ अल्फा कोमा बीटा। आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे कि अल्फा कोमा बीटा का जो ऑर्डर्ड पेयर होगा अल्फा तो किसके इक्वल लिखोगे आप 10.5 के और बीटा की वैल्यू कितनी लिख दोगे आप सिग्मा स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 26। तो कौन सा ऑप्शन बच्चों यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, इफ 20 CR is the coefficient of x raised to power r in the expansion of this, then the value of that expression। बाइनोमियल एक्सपेंशन का सवाल है। हम ये एक्सपेंशन देखते हैं किस तरीके का है। आपसे पूछा गया है कि आप वैल्यू बताइए समेशन r इक्वल टू 0 to 20 r स्क्वायर इंटू 20 CR, कुछ गिवन ऑप्शन है
उनके टर्म में हमें इसका आंसर बताना है। तो देखिए आप जानते हो कि इसको हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। आप इसको ऐसा लिख लीजिए, समेशन r इक्वल टू 0 to 20, ये r स्क्वायर को मैंने ऐसे लिख दिया r इंटू आर। इस 20 CR को बच्चों हम क्या लिख सकते हैं, 20/r इंटू एक एक कम कर देंगे यानी 19CR-1। ठीक है, एक r से r यहाँ पे हो गया कैंसिल, तो ये r-1 और यहाँ पे r है। तो अगले स्टेप में एक छोटा सा काम आप और कर दो, ये लिखा होगा समेशन r इक्वल टू 0 to 20, इसको हम लिख देते हैं r-1 + 1 ऐसा, और इंटू मल्टीप्लाई बाय 20 तो है ही सही साथ में, इंटू 19CR-1, और इसको अलग अलग एक्सप्रेशन में तोड़ देते हैं, एक r-1 के साथ एक 1 के साथ। तो देखो 20 तो ओवरऑल कॉमन है ना, इसको मैं दो समेशन की फॉर्म में तोड़ देता हूँ, ऐसा बन जाएगा 20 इंटू समेशन ऑफ r इक्वल टू 0 to 20 r-1 इंटू, अब देखो यहाँ पे 19CR-1, क्या इसको हम ऐसा लिख दे 19/r-1, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा ये 18CR-2, राइट, और प्लस 1 के साथ में क्या जाएगा बच्चों 20 इंटू समेशन 19CR-1, ऐसा लिख सकते हैं। आई थिंक आप लोग एग्री करोगे, r-1 से r-1 कैंसिल, तो ये ओवरऑल कितना बन जाएगा 20 इंटू 19, दैट मीन्स 380, समेशन यहाँ पे क्या बन जाएगा 18CR-2 प्लस यहाँ पे क्या होगा 20 इंटू समेशन 19CR-1। अब समझ गए, अब ये तो आसान है, ये 18C 0 से लेके 18C 18 तक का सम है, तो किसके इक्वल हो जाएगा 380 इंटू 2⁻18 प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा बच्चों 20 इंटू 2⁻19। नाउ अकॉर्डिंग टू द ऑप्शंस आप यहाँ से 2⁻18 को कॉमन ले लो। जैसे ही 2⁻18 को कॉमन लेते हो, देखो यहाँ से तो कितना आएगा 380, और यहाँ से कितना आएगा 2 इंटू 20 दैट इज 40, क्या, तो ये ओवरऑल आंसर कितना आ गया आपका 420 इंटू 2⁻18, यानी ऑप्शन नंबर 4 is your correct answer. Now let's move on to next question. Question number 5. Let A vector is something, B vector is something. If C vector is a vector such that some conditions are given, A dot B cross C is equal to, है ना, देखो A dot B cross C, A dot B cross C, इसको हम बॉक्स में लिख सकते हैं क्या, बॉक्स ऑफ A B C। और आपको पता है कि बॉक्स की प्रॉपर्टी कुछ इस तरीके से वर्क करती है that it can be equal to CAB also। बिल्कुल सही बात है, इसको हम अगर बॉक्स को ओपन कर दें तो क्या ये इसी के इक्वल है, C क्रॉस E डॉट B वेक्टर, राइट। नाउ इट इज गिवन दैट A क्रॉस C इज इक्वल टू B वेक्टर, तो C क्रॉस A क्या होगा भाई माइनस का B वेक्टर, तो ये क्या लिखा माइनस B वेक्टर डॉट B वेक्टर, दैट मीन्स माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ B स्क्वायर। तो आप इजीली देख सकते हो कि B वेक्टर किसके इक्वल है J माइनस K के, तो उसका मैग्नीट्यूड कितना √2, उसका स्क्वायर कितना 2, दैट मीन्स योर आंसर विल बी इक्वल टू -2। योर ऑप्शन 4 इज करेक्ट ऑप्शन। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको क्वेश्चन दे रखा है, प्लेन P कंटेन्स द लाइन this and is perpendicular to that plane, then which of the following points lies on P, है ना। तो हम एक काम करते हैं, हम उस प्लेन की इक्वेशन निकाल देते हैं जो उस लाइन को कंटेन कर रहा है और जो दूसरा गिवन प्लेन है उसके परपेंडिकुलर है। तो देखो जो लाइन को कंटेन कर रहा है वो दो प्लेन से मिलकर बना, उनके इंटरसेक्शन से, तो हम फैमिली ऑफ प्लेन से, है ना, उस प्लेन की इक्वेशन लिख लेते हैं। तो देखो प्लेन की इक्वेशन क्या होगी, प्लेन नंबर 1 की इक्वेशन क्या है आपके पास, x प्लस 2y प्लस 3z प्लस 1 प्लस लैम्डा टाइम्स x माइनस वाई माइनस जेड माइनस 6 इक्वल टू 0। ये फैमिली ऑफ प्लेन को डिनोट कर रहा है। अब ऐसा कहा गया कि एक दूसरा प्लेन है, इसके ये परपेंडिकुलर है, तो उस दूसरे प्लेन की इक्वेशन कैसी है, इट इज परपेंडिकुलर टू एक सेकंड प्लेन है जिसकी इक्वेशन है आपके पास -2x प्लस वाई
प्लस जेड प्लस 8 इक्वल टू 0। ये दोनों प्लेन एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो उनके नॉर्मल के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री होना चाहिए, तो डॉट प्रोडक्ट को 0 कर देते हैं। तो आपके पास क्या मिलेगा, इसकी डायरेक्शन कैसी है आपके पास, देखो 1 प्लस लेमडा इंटू -2 प्लस अगली डायरेक्शन क्या होगी बच्चों, 2 माइनस लेमडा इंटू 1 प्लस 3 माइनस लेमडा इंटू 1 एंड दैट इज इक्वल टू 0। कैसी इक्वेशन मिल गई आपको, -2 लेमडा प्लस 2 माइनस लेमडा प्लस 3 माइनस लेमडा इज इक्वल टू 0। और वी कैन से दैट आपके पास 4 लेमडा, इधर कितना बचेगा 3, तो लेमडा की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 3/4, तो लेमडा इक्वल टू 3/4। इस लेमडा को हम इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट कर देते हैं, तो आपको रिक्वायर्ड प्लेन मिल जाएगा। और वो प्लेन की इक्वेशन आपको कैसे दिखेगी, रिक्वायर्ड प्लेन, भाई लेमडा को 3/4 आप उसमें पुट कर दीजिए, कैसी इक्वेशन आ जाएगी बच्चों, देखो x प्लस 2y प्लस 3z प्लस 1 प्लस 3/4 टाइम्स x माइनस y माइनस z माइनस 6 एंड इट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपको प्लेन की इक्वेशन क्या मिल जाएगी, देखिए 4 + 3 7x प्लस 8 माइनस 3 प्लस का 5y 8 माइनस 3 प्लस का 5y, z का कोफिशिएंट देख लीजिए 12 माइनस 3 प्लस का 9z, और जो कांस्टेंट वाला टर्म है कितना आएगा 4 माइनस 18 माइनस 14 इक्वल टू 0। ये आपके पास रिक्वायर्ड प्लेन की इक्वेशन है। तो आपको ये पता करना है कि वो जो गिवन ऑप्शंस है उनमें से कौन सा पॉइंट यहाँ पे लाई करता है। तो आप देख सकते हैं जो सारे ऑप्शंस है उसके हिसाब से आपको ऑप्शन नंबर 4 यानी 0,1,1 इस पे लाई कर जाएगा, 0,1,1 यानी ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। ओके डियर स्टूडेंट्स, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको एक मैट्रिक्स दे रखी है ए, बी भी दे रखा है और एक मैट्रिक्स क्यू डिफाइन कर रखी है ए और बी की फॉर्म में। आपसे पूछा गया इनवर्स ऑफ दैट मैट्रिक्स कैसा होगा। तो उसके लिए कुछ छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पे क्वेश्चन में देख के समझ में आती है। आपको ए दे रखा है ना, तो आप जैसे ही ए इंटू ए ट्रांसपोज को कैलकुलेट करेंगे ना, तो ये आपका यूनिट मैट्रिक्स आ जाएगा। पहली बात ये। दूसरी बात, अब देखो आपको इनवर्स किसका पूछा है, ए इंटू क्यू रेज टू पावर 2021 इंटू ए ट्रांसपोज। तो आपको क्यू के बारे में कुछ कुछ सोचना चाहिए। जैसे देखो यहाँ पे क्यू किस तरीके से डिफाइन हो रहा है कि क्यू इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज इंटू बी इंटू ए। हम इसकी हायर पावर्स की बात करते हैं, जैसे क्यू स्क्वायर की बात करते हैं। देखो क्यू स्क्वायर किसके इक्वल होगा, ए ट्रांसपोज बी ए इंटू ए ट्रांसपोज बी ए। आप यहाँ पे इजीली देख सकते हो ये ए इंटू ए ट्रांसपोज यूनिट बन जाएगा। तो ये ओवरऑल फिर क्या दिखने वाला है आपको, ए ट्रांसपोज बी बी, तो बी स्क्वायर बनेगा क्या, ए ट्रांसपोज बी स्क्वायर अगेन ए। तो इस सेम पैटर्न को फॉलो करेगा। क्यू क्यूब के अंदर आपको यहाँ पे बी क्यूब देखने को मिलेगा। तो हम कह सकते हैं कि सिमिलरली विद सेम कैलकुलेशन वी कैन से क्यू रेज टू पावर 2021 जो होगा किसके इक्वल आ जाएगा बच्चों, ए ट्रांसपोज, और बी पे पावर कितनी लग जाएगी जितनी यहाँ पे पावर है 2021 और इंटू ए ट्रांसपोज इंटू ए, है ना। क्या ये बात आपको समझ में आती है। अब देखो हमें उस मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना है, तो चलो उस मैट्रिक्स को हमें कुछ मान लेते हैं कि लेट P इक्वल टू दैट मैट्रिक्स। एक नया मैट्रिक्स मान लेते हैं, लेट P इक्वल्स टू A इंटू क्यू रेज टू पावर 2021 इंटू ए ट्रांसपोज। आपके पास इसका आंसर है क्यू रेज टू पावर 2021 का, यहाँ पे पुट कर दीजिए। देखो क्या बनेगा, A इंटू ए ट्रांसपोज B पावर 2021 इंटू ए और फिर इंटू ए ट्रांसपोज। तो आपने तो कैलकुलेट कर रखा है कि ये तो किसके इक्वल है, यूनिट के बराबर है। तो क्या यही आपको दिखेगा b पावर 2021। आई थिंक यहाँ तक भी आप लोग एग्री करते होंगे। तो अब आपको ये समझ में आ जाएगा कि हमें b रेज टू पावर 2021 इसके इनवर्स के लिए बातें करनी है। तो थोड़ा b मैट्रिक्स को भी देख लिया जाए। आपको b मैट्रिक्स देखो कैसा दे रखा है, b इज इक्वल टू, उसके अंदर आपके एलिमेंट्स किस किस तरीके के हैं, 1 0 आयोटा 1। आयोटा इमेजिनरी नंबर है, डिफाइन भी कर रखा है। देखो इसको हम यूनिट मैट्रिक्स और किसी एक दूसरे मैट्रिक्स में तोड़ना चाहेंगे, तो ये क्या बन जाएगा 1 0 0 1 और प्लस आप इन दोनों का सम करोगे तो आपको ये मिलना चाहिए। तो यहाँ पे जो मैट्रिक्स बनेगा कितना बन जाएगा 0 0 आयोटा 0। आप जानते हो कि ये यूनिट मैट्रिक्स प्लस इसको कुछ नाम दे देते हैं अपन, जैसे इसको C बोल देते हैं।
तो आप यहाँ से एक चीज तो कंसिडर कर पाएंगे कि इसको अगर हम सी बोल रहे हैं तो सी की जो हायर पावर्स है ना, जैसे सी स्क्वायर नल आएगा, ऐसे सी क्यूब नल आएगा, ये सारी पावर्स जीरो होती जाएंगी, यानी जो पावर 2 या 2 से बड़ी है वो सारी की सारी नल होती जाएंगी। तो अगेन अब आपके लिए सवाल सिंपल बन चुका है। अगर आप b रेज टू पावर 2021 को देखते हो तो क्या आप उसको बोल सकते हो कि ये होगा i प्लस सी रेज टू पावर 2021। आप जानते हो कि इसको हम बाइनोमल एक्सपेंशन से ओपन कर सकते हैं, उसमें हायर पावर्स आपकी जीरो हो जाएंगी, तो ये क्या बन जाएगा डायरेक्टली आपका i प्लस 2021 इंटू सी, है ना। i तो आपको पता ही है यूनिट मैट्रिक्स है, और 2021 सी आपका ऐसा बन गया। तो ये टोटल मैट्रिक्स कैसा बन जाएगा, देखो 1 0, यहाँ पे क्या बन जाएगा 2021 आयोटा, और यहाँ पे एलिमेंट कितना बन जाएगा आपका 1। क्या यही ऐसा होगा, है ना। इसको हमने p मान रखा था क्या, इक्वल टू p। तो क्या आपको एक बात समझ में आती है इसी को देख के, यहाँ पे आपका डिटर्मिनेंट ऑफ p कितना बन जाएगा, डायरेक्टली 1 है। तो क्या आप ये बात समझ पाएंगे कि जो p का इनवर्स होगा, है ना भाई, फॉर्मूला क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ p अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ p। तो डिटर्मिनेंट ऑफ p तो 1 है, क्या ये डायरेक्ट ही एडजॉइंट ऑफ p के बराबर हो जाएगा, है ना। वैसे डिवाइड किससे होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ p से, पर इसकी वैल्यू 1 है। तो आप जानते हो 2 इंटू 2 का मैट्रिक्स है, हम डायरेक्ट एडजॉइंट लिख सकते हैं। अब डायगोनल एलिमेंट को सेम रखो, बाकी के एलिमेंट्स को नेगेटिव से रिप्लेस करो, वो तो 0 है, ये कितना बन जाएगा -2021 आयोटा। ये आपका कौन आ गया, p का इनवर्स। तो ऐसा देख लो आप कौन सा ऑप्शन ऐसा है वही आपका करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट, राइट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आउट ऑफ all the patients in a hospital 89% are found to be suffering from heart ailment and 98% are suffering from lungs infection. If k% of them are suffering from both ailments then k cannot belong to the set. तो देखो सेट का सवाल है और हमें कुछ डेटा गिवन है, तो जनरली ऐसे क्वेश्चंस को हम वेन डायग्राम से करना प्रेफर करते हैं। तो एक वेन डायग्राम बनाते हैं जिसमें ये डेटा फिक्स हो सके। तो आपको पता है कि यहाँ पे दो जो डिजीज हैं उनकी सफरिंग हो रही है, तो आपको कुछ ऐसा वेन डायग्राम यहाँ पे बनाना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि ये हार्ट एलिमेंट वाले हैं, ये लंग इन्फेक्शन वाले हैं, है ना, और ये यूनिवर्सल सेट अपन मान लेते हैं, और लेट ये जो सेट है इसको ए से डिनोट करते हैं, इसको बी से डिनोट कर देते हैं। और अब सिंबॉलिक मीनिंग ये समझना कि ए का मतलब है हार्ट एलिमेंट से, ठीक है ना, और बी हमने किसके लिए यूज कर रहे हैं हम लोग, लंग इन्फेक्शन के लिए। तो इनको अब कुछ डेटा है, इनको अपन को सिंबॉलिक मीन दे देते हैं। यहाँ पे जो लोग इनको स्मॉल ए से बोल देते हैं, इनको अपन स्मॉल बी से बोल देते हैं, लेट ये सी है, और जिनको कुछ भी नहीं उनको अपन डी बोल देते हैं। और मान लो कि ये जो यूनिवर्सल सेट है इसके अंदर टोटल एलिमेंट अपन 100 मान लेते हैं। यानी किस तरह की इक्वेशन सेट होगी कि आप ऐसा बोलना चाहते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, इसकी वैल्यू कितनी है 100, यूनिवर्सल में इतने एलिमेंट है। अब आपको क्या कहा गया कि जो हार्ट एलिमेंट है वो कितने हैं आपके 89%। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि जो ए प्लस सी है उसकी वैल्यू 89 होगी। सिमिलरली जो लंग इन्फेक्शन वाले लोग हैं वो कितने आपके 98%। इसका मतलब आप ये बोल सकते हैं कि जो बी प्लस सी होगा ना दैट इज इक्वल टू 98, राइट। तो हम यहाँ से एक बात कह सकते हैं भाई, इनको कुछ नाम दे देते हैं, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3। भाई इन्हीं में से अपन को कमेंट करना चीजों पे। तो एक बात आप बोल सकते हो कि जो टोटल इन्फेक्टेड पर्सन है, चाहे जो हार्ट एलिमेंट के लोग हैं चाहे वो लंग इन्फेक्शन के हैं, ए प्लस बी प्लस सी, आप ये इजीली बोल सकते हो कि या तो सारे के सारे मैक्सिमम लोग जो सफर कर रहे हैं वो 100 हो सकते हैं, उससे ज्यादा तो नहीं हो सकते। तो एक इक्वालिटी आपके पास होल्ड करती है, ए प्लस बी प्लस सी लेस देन इक्वल 100। अब इसका यूज करना चाहोगे तो देखो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इक्वेशन नंबर 2, 3 आपको दिख रही है, इनको आप ऐड कर दो ना। जैसे ही आप 2 प्लस 3 करते हैं तो यू विल बी फाइंडिंग दैट ए प्लस बी प्लस 2c, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 718। क्या 187 के इक्वल आएगी। अब आप इसका यूज करिए कि a प्लस बी प्लस सी लेस देन इक्वल 100। अगर ये लेस देन इक्वल 100 तो आपको सीधा c पे कमेंट आएगा कि c मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल 87। तो आपको क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा गया कि इफ k% ऑफ देम आर सफरिंग फ्रॉम बोथ एलिमेंट्स, ना, तो हम c भी किसकी बात कर रहे हैं भाई, जो दोनों से सफर कर रहे हैं वो लोग ही तो ना, c में जो कॉमन लोग हैं। देन k कैन नॉट बिलोंग टू द सेट। तो 87 से कम अगर सारे आंसर रहेंगे तो वो गलत वाला ऑप्शन हो जाएगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन आप देख लीजिए, आप देखेंगे कि ऑप्शन नंबर 2 के अंदर 87 या 87 से बड़ा
कोई डिजिट नहीं है, सो योर ऑप्शन इज गोइंग टू बी सेकंड। ठीक है, ओके। नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको क्या क्वेश्चन गिवन है, इफ अ लाइन along a chord of the circle this passes through some point and is tangent to this parabola then the length of this chord is। तो हमें इसके कोड की लेंथ बतानी है। आपको डायरेक्ट फॉर्मूला भी पता है 2√r² - p², लेकिन उससे पहले आपको अगर कोड की इक्वेशन मिल जाए तो आपका काम हो जाएगा। तो देखो आपको पॉइंट गिवन है ना -30,0, तो हम -30,0 से जाने वाली कोई रैंडम लाइन तो लिख ही सकते हैं ना। ऐसी लाइन हो जाएगी भाई y = m × x + 30। ये जो लाइन है वो -30,0 से पास करेगी। आपको जो पैराबोला की इक्वेशन है वो क्या गिवन है भाई, y² = 30x, यानी ये जो लाइन है इज टेंजेंट टू पैराबोला y² = 30x, इसी पे टेंजेंट है। तो हम क्या कंडीशन ऑफ टेंजेंसी का यूज कर सकते हैं। आपको पता है ना कि जो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी है, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी वो क्या कहती है, c = a/m। c का मतलब ये जो y = mx + c टाइप वो जो आपको दिखता है, तो क्या वो 30m के बराबर होगा, राइट। यहाँ से a की वैल्यू y² = 4ax से इसको कंपेयर करते हैं, तो क्या आपको पता लगेगा कि 30/4 उसकी वैल्यू है, और नीचे आपका m, तो m² इज गोइंग टू बी 1/4, यानी m की जो वैल्यू है आपकी वो ±½ आने वाली है। आप ये जो m की वैल्यू उसके अंदर अप्लाई कर दो, m की वैल्यू अगर हम वहां पे अप्लाई करेंगे ±½ यानी ये जो आपको इक्वेशन मिलेगी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पैराबोला की कह दो या कोड बोल दो किसकी, सर्कल की, क्या बनेगा, तो कोड ऑफ सर्कल ऐसा हम बोल सकते हैं। यही तो कौन है, टेंजेंट है पैराबोला की, किसकी इक्वल होगा बच्चों, +-2y = m × x + 30, राइट। अब हमारे पास इसकी इक्वेशन आ गई, तो हम लेंथ ऑफ जो आपको पूछा है ना, लेंथ ऑफ द कोड, तो ये इसका डायरेक्ट फॉर्मूला आपके पास है लेंथ ऑफ कोड का, इट इज इक्वल टू 2√r² - p²। छोटे छोटे काम आपको करने होंगे। आप अगर यहाँ की रेडियस कैलकुलेट करोगे तो वो आ जाएगा आपका 15/2, राइट। और p का मतलब क्या है, सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो अगर आप सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ पे देखने वाले हो, भाई सेंटर के कोऑर्डिनेट कितने, -15,0। आप यहाँ से देख सकते हो जो सर्कल की आपको इक्वेशन गिवन है भाई 120/4 प्लस का 30x कोफिशिएंट है ना, माइनस का z, 0, तो -15,0 आ जाएगा। तो मैं डायरेक्ट ही कैलकुलेट कर दूंगा p की वैल्यू कितने आने वाली है 13। ये जो इक्वेशन आपको दे रखी है, कोड ऑफ द सर्कल इज गोइंग टू बी, हाँ ये m की जरूरत नहीं है ना, m की तो वैल्यू हमने पुट ही कर दी, यहाँ पे m की जरूरत आपको नहीं है। तो कैसा वैल्यू आ जाएगा 13, वो तो 0 हो गया, 13 - 15 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, तो √5 ऐसा। तो ये आपके पास आंसर कितना आ जाएगा भाई 15/√5, ऐसा लिख दें इसको, पॉजिटिव ही है ये वैल्यू। तो अब आप डायरेक्ट इसके अंदर ये वैल्यूज पुट कर दीजिए, कितना आ जाएगा 2 × स्क्वायर रूट ऑफ r² का मतलब कितना हो जाएगा बच्चों 15/2 का होल स्क्वायर माइनस ये आपको 15/√5, तो 15/√5 का होल स्क्वायर। इसको आप कैलकुलेट कर लेना, आपका जो आंसर आने वाला है, ये जो आपको ऑप्शन दे रखे हैं 753√5 हो रही है, तो इसमें से आप इसको जैसे कैलकुलेट करोगे 3√5 इज गोइंग टू बी योर आंसर। ठीक है, नेक्स्ट आपका एक डेफिनेट इंटीग्रेशन का सवाल है कि द वैल्यू ऑफ दिस डेफिनेट इंटीग्रल इज। तो हम पहले इसको देखते हैं कि डेफिनेट इंटीग्रल ये क्या चीज है। देखो इसकी लोअर लिमिट अपर लिमिट को छोड़ के एक बार अंदर के फंक्शन की बात करते हैं। मान लो कि उस फंक्शन को मैं f(x) से डिनोट करता हूँ, तो आपको f(x) क्या मिल जाएगा, सिर्फ मैं अंदर के फंक्शन की बात कर रहा हूँ, x + 1 अपॉन x - 1 स्क्वायर प्लस x - 1 अपॉन x + 1 स्क्वायर -2, और इसकी होल पावर कितनी भाई, हाफ, राइट। क्या आपको दिखता है ये दोनों स्क्वायर्स एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, यानी ये लिखा है p² + 1/p², तो इसको बोल सकते हैं -2p × 1/p, यानी आपको एक होल स्क्वायर बनता हुआ दिख रहा होगा। तो ये क्या बन जाएगा आपका x + 1 अपॉन x - 1 और a - b का होल स्क्वायर बोल रहे हैं इसको, तो माइनस ऑफ x - 1 अपॉन x + 1, इस पूरे का होल स्क्वायर और पावर हाफ। तो आप समझोगे कि स्क्वायर रूट अगर हटेगा तो यहाँ पे ये मॉड आ जाएगा। क्या आप ये बात समझते हो बड़ी आसानी से, है ना। अब इस इंटीग्रल को देखिए, आप आपके पास जो इंटीग्रेशन दे रखा है वो कैसा भाई कि -1/√2 to 1/√2 into f(x) dx, राइट, ऐसा ही काम हो रहा है।
तो यहाँ पे एक चीज और बड़ी इंटरेस्टिंग है कि आप ये बोल सकते हैं कि जो एफ ऑफ माइनस एक्स है वो एफ ऑफ एक्स के बराबर है। इस मॉड की वजह से ये दोनों इक्वल आ जाएंगे, इवन फंक्शन की तरह ये बिहेव कर रहे हैं। तो अगर ये इवन फंक्शन की तरह बिहेव कर रहे हैं तो ये इंटीग्रेशन किसके इक्वल हो जाएगा, 2 इंटू 0 टू 1/√2 इंटू एफ एक्स डी एक्स। एफ एक्स की जगह पे ये मॉड ओपन हो जाएगा, राइट। तो अगर ये 0 से 1/√2 की लिमिट से, तो मॉड किस तरह से ओपन होगा, ये बन जाएगा बच्चों ट्वाइस इंटू 0 टू 1/√2। आपकी वो टर्म पहली आ जाएगी x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 माइनस ऑफ x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 और इंटू डी एक्स, क्योंकि ये पॉजिटिव होना चाहिए, राइट। इसको आप अलग अलग कर दीजिए, ये ऐसा बन जाएगा 2 इंटू 0 टू 1/√2। इसको थोड़ा अच्छा बनाते हैं, देखो यहाँ पे +1 -1 ऐड कर दो तो x प्लस 1 -2 क्रिएट हो जाएगा, इससे डिवाइड हो जाएगा वो, तो ये ओवरऑल क्या बचेगा 1। क्या करा इधर +1 -1 ऐड कर दिया, +1 तो काम आ गया, तो ऐसा बन जाएगा माइनस का 2 अपॉन x प्लस 1, है ना। ये फैक्टर तो ऐसा बन जाएगा। सिमिलरली माइनस ऑफ, यहाँ पे भी +1 -1 आप ऐड कर दीजिए, तो जैसे +1 -1 करोगे x -1 का फैक्टर तो आपका काम आ जाएगा। फिर आपने क्या किया, +1 -1 किया, आपका x -1 का फैक्टर काम आ गया, तो प्लस का 2 बन जाएगा क्या, तो प्लस का 2 अपॉन x -1 और इस पूरे का भाई होल इंटीग्रल है dx। ठीक है जी, आप ये देख पा रहे होंगे 1 से 1 तो कैंसिल हो गया, इस पूरे को अगर हम इंटीग्रेट कर देंगे तो आपको यहाँ से किस तरह की वैल्यूज मिलेगी, दिस इंटीग्रल इज गोइंग टू बी ट्वाइस ऑफ, देखो अंदर क्या मिल जाएगा, आप यहाँ से देख सकते हैं, इस पूरे से यहाँ से भी माइनस है, यहाँ से भी माइनस है, तो हम क्या माइनस को कॉमन भी ले सकते हैं। अगर मैं माइनस को बाहर कॉमन ले लेता हूँ तो अंदर क्या बन जाएगा, ट्वाइस, यहाँ से भी ट्वाइस, यहाँ से भी, उसको भी आप कॉमन ले लो और ज्यादा आसान हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर कर देते हैं, तो ln ऑफ मॉड x प्लस 1 है ना, प्लस ln ऑफ मॉड x माइनस 1, और इसकी जो अपर और लोअर लिमिट्स है वो 0 से 1/√2 ऐसा ही होगा। यहाँ से आप इसको थोड़ा कैलकुलेट कर दो, देखो कितना आ जाएगा, माइनस का 4 इंटू, यहाँ पे इसको थोड़ा अच्छा करके लिख दो, मॉड को भी ओपन कर देते हैं, तो ये वैल्यू किसकी इक्वल आ जाएगी आपकी, अंदर क्या बनेगा बच्चों, ln ऑफ 1 प्लस 1/√2 प्लस ln ऑफ, इसको 1 माइनस एक्स करना चाहेंगे, 1 माइनस 1/√2, क्योंकि ओवरऑल हमें पॉजिटिव दिखाना है, मॉड को ओपन करके आप देख सकते हो ln a प्लस ln b, ln a भी बन जाता है, तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, -4 इंटू ln ऑफ क्या बनेगा, 1 माइनस हाफ बनेगा, तो ये ln ऑफ हाफ लिखा हुआ है क्या, आई थिंक आप इससे एग्री करते होंगे। अगर इसको हम थोड़ा सा अच्छा करके लिखें तो क्या ये 4 ln2 लिखा हुआ है ना, और इसको आप, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन आपको ln की फॉर्म में आंसर देना है ना, इस 4 को अगर इधर लेके आएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा ln 16। तो आप देख लीजिए ऐसा कौन सा ऑप्शन है, आप ध्यान से देखेंगे ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बड़ा ही सिंपल सवाल है, इफ द सम ऑफ एन इनफिनिट जीपी दिस इज 15, एक और जीपी दे रखी है, उसका सम अपन को निकालना है, और सम ऑफ इट्स स्क्वायर्स वो 150 दे रखा है ना। तो देखो जो जीपी के टर्म्स हैं वो कुछ किस तरीके के हैं, ए आर स्क्वायर, और ये इनफिनिट जीपी है, इसका सम अपन को कितना दे रखा है, इन्होंने 15 दे रखा है, तो आप जानते हो कि इसका सम कितना होगा, a अपॉन 1 माइनस आर, किसके इक्वल है 15 के। अगर हम इसके स्क्वायर्स की बात करते हैं तो वो जीपी किस तरीके की दिखेगी आपको, a स्क्वायर आर रेज़ टू पावर 4 है ना, कुछ इस तरीके की आपको जीपी दिखती जाएगी है ना। इसका अगर मेरे को इनफिनिट टर्म्स का सम लिखना हो तो कैसे लिख देंगे भाई, a स्क्वायर अपॉन 1 माइनस आर स्क्वायर, और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है आपको बच्चों, 150 है ना। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं क्या, a इंटू ए अपॉन 1 माइनस आर इंटू 1 प्लस आर, और इसकी वैल्यू 150, क्योंकि हम उसका यूज यहाँ पे कर सकते हैं ना। अब ये जो a अपॉन 1 माइनस आर है, इसकी वैल्यू तो कितनी है 15, तो क्या आपको यहाँ से पता चल जाएगा कि a अपॉन 1 प्लस आर की जो वैल्यू है ना कितनी आ जाएगी आपकी 10। इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं और इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल देते हैं। क्या हम यहाँ से r की वैल्यू निकाल सकते हैं इजीली, हम a को एलिमिनेट कर सकते हैं, दोनों को डिवाइड कर देते हैं। देखो जैसे दोनों को आप यहाँ से डिवाइड करोगे आपको क्या मिल जाएगा, 1 प्लस आर अपॉन 1 माइनस आर किसके इक्वल आ जाएगा, 15/10 3/2 के। इसको आप थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए, कैसा बनेगा आपको, 2 + 2r इज इक्वल टू 3 - 3r।
आप इसको सोल्व करेंगे तो आपको इजीली दिख रहा होगा 5r इक्वल टू 1, यानी r की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 1/5, राइट। अब r की वैल्यू आपके पास कितनी है 1/5, क्या आप a की वैल्यू निकाल सकते हैं? बड़ा आसान है। a की वैल्यू कैसे आ जाएगी आपके बच्चों 15 इंटू 1 माइनस r दैट इज गोइंग टू बी 4/5, कितना आ गया 12। अब आपको जो सम निकालना है वो किस जीपी का निकालना है, AR स्क्वायर AR रेज़ टू पावर 4 AR रेज़ टू पावर 6 एंड सो ऑन। तो आप जानते हो कि इसका जो सम होगा अगर मैं उसको S से डिनोट करता हूँ तो किसके इक्वल हो जाएगा AR स्क्वायर अपॉन 1 माइनस जो कॉमन रेशियो वो कितना है इसका R स्क्वायर। इनकी वैल्यूज आप यहाँ पे पुट कर दीजिए। A की वैल्यू कितनी है आपकी 12, R स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/25 और 1 माइनस R स्क्वायर आप देख सकते हैं 1 माइनस 1/25 24/25 12/35 दैट मीन्स 1/2। तो 1/2 ऑप्शन नंबर सेकंड आपका सही आंसर है। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको एक कॉम्प्लेक्स सा सवाल है, बड़ा ही सिंपल सवाल है। आपको दे रखा है आर्गुमेंट ऑफ समथिंग इज इक्वल टू π/4 और जो आर्गुमेंट जिसका हमें निकालना है वो z माइनस z1 अपॉन z माइनस z2 की फॉर्म में लिखा हुआ है और ये सर्कल रिप्रेजेंट करता है। तो हमें बताना कि इसका सेंटर और रेडियस क्या होगा। तो देखो आपको गिवन क्या है, आर्गुमेंट ऑफ z माइनस 1 अपॉन z प्लस 1 एंड इट इज इक्वल टू π/4। अब आपको पता है कि ये सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है तो आप आर्गन प्लेन पे इसको थोड़ा देखना चाहोगे। हम आर्गन प्लेन बना लेते हैं। जैसे मान लो कि ये आपकी इमेजिनरी एक्सिस है, ये आपकी रियल एक्सिस है और ये जो पॉइंट्स हैं आपके, एक पॉइंट यहाँ पे है, एक पॉइंट यहाँ पे है 1,0, ये इसको -1,0, ऐसे पॉइंट्स हैं। तो आप अगर इसको ध्यान से देखोगे z-1 वेक्टर z+1 वेक्टर, तो जैसे मान लो कि यहाँ पे ये पॉइंट है ना z, तो z-1 वेक्टर कौन सा रहेगा आपका ये वाला, z+1 वेक्टर कौन सा रहेगा ये वाला। यानी आपको कौन सा वाला एंगल π/4 दे रखा है, ये वाला जो एंगल है ना ये π/4 दे रखा है, राइट। तो जो सर्कल है वो कुछ इस तरीके का बन रहा होगा। सर्कल बना देते हैं। कुछ इस तरीके का सर्कल आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो आप एक चीज आसानी से कह सकते हैं कि अगर ये वाला एंगल π/4 है तो सेंटर के ऊपर ये कितना एंगल बनाता होगा, π/2 एंगल बनाता होगा। तो हमें देखना है कि भाई इसका सेंटर और ये कितना होगा। देखो ये जो डिस्टेंस है ये कोड की तरह का काम कर रही है ना, यहाँ पे ये कोड बना रही है। तो अगर ये कोड की तरह का काम कर रही है तो इसकी टोटल डिस्टेंस कितनी है 2 है ना। तो जो सेंटर हम निकालने वाले हैं वो आप देख सकते हैं, अगर यहाँ पे π/4 एंगल बनाना है तो सेंटर पे आपको 90 डिग्री बनता हुआ दिख रहा है। और 90 डिग्री आपको पता है कि सर्कल अगर 90 डिग्री बनाएगा तो वो एंगल आपको इस लाइन के ऊपर कहीं ना कहीं मिल जाएगा यहाँ पे। जैसे मान लो इसको मैं C से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ कि C आपका सेंटर होगा। तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि ये एंगल आपका 90 डिग्री बनने को जा रहा है, राइट। टोटल डिस्टेंस कितनी है 2, तो ये वाली डिस्टेंस 1 और ये भी 1 हो जाएगी, राइट। अच्छा ध्यान से देख के बताइए, क्या आपका रेडियस है, ये कौन है आपका रेडियस है। ये वाला टोटल एंगल 90 डिग्री है तो ये π/4 होगा क्या, ये π/4 ये 90 तो ये भी π/4 होगा। यानी अगर ये 1 डिस्टेंस है तो ये डिस्टेंस भी 1 होगी और अगर ये 1 तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा आपका, सॉरी ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा √2। सिमिलरली ये डिस्टेंस भी √2। यानी आपके पास एक इंफॉर्मेशन तो आ चुकी कि ये जो आपकी रेडियस है इट इज गोइंग टू बी √2। पहली बात समझ में आती है। दूसरा, आपको सेंटर पे जाना है तो आपको ये तो पता लग गया ना कि C के कोऑर्डिनेट ही सेंटर के कोऑर्डिनेट होंगे। तो देखो अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं तो क्या ये ओरिजिन है 0,0, इससे आप 1 यूनिट ऊपर की डिस्टेंस पे जाते हो तो आपको सेंटर मिल जाएगा। तो सेंटर के कोऑर्डिनेट कितने आ जाएंगे, 1 यूनिट ऊपर की डिस्टेंस पे चलोगे तो 0,1 है ना। यानी इसकी रेडियस √2 है और इसका सेंटर 0,1 है। यानी ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑन दैट इलिप्स P be a point in the second quadrant such that the tangent at P to ellipse is perpendicular to this line। और इस लाइन की स्लोप कितनी है -1/2 है ना। Let S and S dash be the foci of the ellipse and E be its centricity। If A is the area of triangle S P S dash, ठीक है, then the value of 5 minus E square into A क्या होगा। ठीक है, देखो ये जो ellipse है अपना, इसकी इक्वेशन कैसी है, x²/8 प्लस y² अपॉन 4 इक्वल टू 1। इसी पे अपन को ट्राइंगल एसपीएस डैश बनाना है। हम एक इसका रफ सा डायग्राम बना लेते हैं। जैसे मान लो कि
ये आपके कोऑर्डिनेट एक्सिस है और इस प्रकार का आपका इलिप्स है। आप यहाँ से इलिप्स के ऊपर कोई जनरल पॉइंट मान सकते हैं। इनके फोकाई को हम लेट एस डैश एस है ना ऐसे बोल देते हैं। यहाँ पे आप कोई भी जनरल पॉइंट पी थीटा की फॉर्म के अंदर, पोलर फॉर्म में के अंदर ए कॉस थीटा को बी साइन थीटा देख सकते हैं। कितना हो जाएगा देखो 2√2 कॉस थीटा ए कॉस थीटा, बी साइन थीटा कितना आ जाएगा बच्चों 2 साइन थीटा। फिर अब देखो ये आपका ट्राइंगल बन रहा है एस पी एस डैश, ठीक है। आपको पता है कि एस और एस डैश के जो बीच की डिस्टेंस है, अगर मैं इसको बेस मानूं इसको हाइट मानूं, तो जो ट्राइंगल एस पी एस डैश उसका एरिया हम लिख सकते हैं। एरिया इज गोइंग टू बी हाफ ऑफ बेस कितना हो जाएगा 2AE हो जाएगा क्या, और इनटू ये जो इसकी हाइट है 2 साइन थीटा की इक्वल आएगा, ये 2 × साइन थीटा, ठीक है ना, फॉर्ड ऑफ दैट। और ये किसके इक्वल आने वाला है, हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा। ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, आप ए की वैल्यू पुट कर दोगे कितनी आएगी 2√2 के इक्वल है क्या, सॉरी बी साइन थीटा, हाँ ए की वैल्यू आप यहाँ से पुट कर सकते हैं। तो ये कितना आ जाएगा आपका 2 से 2 को आप कैंसिल कर दीजिए 2AE साइन थीटा, ऐसा लिख सकते हैं इसको, कोई इश्यू नहीं। यहाँ पे इसको छोड़ देते हैं। इसेंट्रिसिटी की बात करते हैं। आप यहाँ से इसेंट्रिसिटी आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। ई स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा 1 - b² / a², यानी 4/8, 1 - हाफ, ये हाफ के इक्वल होने वाला है। आपके पास ए की भी वैल्यू है, ई की भी वैल्यू है, तो क्यों ना इसको थोड़ा सा और कैलकुलेट कर दिया जाए। कितना आ जाएगा देखो, ए का आंसर कितना है 2√2, इसकी वैल्यू कितनी आएगी √2, तो कितना बचेगा 2 बचेगा ए टोटल, तो ये 4 साइन थीटा के इक्वल आने वाला है क्या। एरिया इज गोइंग टू बी 4 साइन थीटा, इसको अपन ध्यान में रखेंगे। तो हमारा सारा टास्क अब इस थीटा पे घूमता है कि कहीं से मेरे को साइन थीटा का आंसर मिल जाए, तो फिर तो ये बड़ा सिंपल है। इसके लिए आपकी हेल्प क्या करी हुई है, उन्होंने कहा कि सच दैट टेंजेंट एट पी टू इलिप्स इज परपेंडिकुलर टू दिस लाइन, यानी हमें उस टेंजेंट की स्लोप के बारे में इंफॉर्मेशन है। तो आप इस जनरल पॉइंट पी के ऊपर टेंजेंट की इक्वेशन डायरेक्ट लिख सकते हो, पोलर फॉर्म के अंदर आपको पता है। आप कैसे लिख पाओगे, इसको आप ऐसे लिख दो x cos थीटा अपॉन a, a का मतलब कितना भाई 2√2 प्लस y साइन थीटा अपॉन b, इसका मतलब 2 एंड इट इज इक्वल टू 1। यहाँ से आपको स्लोप कितना आ जाएगा बच्चों, आप स्लोप देख पाओगे क्या, मैं डायरेक्ट लिख दूं क्या, यहाँ से स्लोप आ जाएगा आपका माइनस ऑफ ये कोफिशिएंट माइनस cos थीटा अपॉन 2√2 इंटू ये वैल्यू जाएगी तो कितना आ जाएगा 2 अपॉन साइन थीटा, है ना। और इसकी वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, उसका स्लोप कितना है माइनस हाफ का है, तो जो परपेंडिकुलर लाइन होगी उसका स्लोप 2 का होगा क्या, है ना। तो यहाँ से आपको किसका आंसर मिल जाएगा cos अपॉन साइन, 2 से 2 कैंसिल, cot थीटा, और ये किसके इक्वल आ जाएगा आपको बच्चों -2√2 के। क्या ये बात अपन को समझ में आती है ना। ये cot थीटा की वैल्यू आ गई, आपको साइन थीटा चाहिए, बड़ा ही आसान है। अगर cot थीटा ऐसे देखो, साइन थीटा कितना आ जाएगा, साइन थीटा विल बी इक्वल टू, यहाँ से आप इसको कैलकुलेट करेंगे 2√2, नीचे 1, 8 + 1 9, यानी 1/3 है ना। साइन थीटा की वैल्यू, हम मॉड साइन थीटा का आंसर चाहते हैं ना, तो आपको साइन कन्वेंशन से भी नहीं जाना है, मॉड साइन थीटा की वैल्यू 1/3, तो ये एरिया की वैल्यू कितना आ जाएगा आपको 4/3। देखो आपको किसका आंसर चाहिए 5 - e² × a, तो बड़ा ही आसान है, 5 - e² × a, जो 5 - e² की वैल्यू कितनी हाफ, 5 - 1/2 इंटू एरिया कितना आपके पास 4/3, कितना आ जाएगा यहाँ से देखो 9/2 इंटू 4/3, कितना आ जाएगा 3 2 6 आ रहा है क्या 6। तो आपका आंसर कौन सा वाला करेक्ट हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक हो जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपको एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है और कहा गया कि इफ इट हैज नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, तो आपको पता लगाना है थीटा कि इनमें से कौन सा ऑप्शन अपना करेक्ट होने वाला है। तो आपको पता है कि एक होमोजेनियस सिस्टम है, अब अगर ये नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन होल्ड करता है तो इसका जो डिटर्मिनेंट स्टैंडर्ड हम बनाते हैं कोफिशिएंट वाला, उसको 0 होना पड़ेगा। तो देखो उस डिटर्मिनेंट को हम देख लेते हैं, उसके अंदर की चीजें, जैसे d को 0 होना पड़ेगा ना, तो d दिखेगा किस तरीके का, आप यहाँ से कोफिशिएंट से देख सकते हैं। सबसे पहले जो कॉलम है उसके कोफिशिएंट क्या क्या आएंगे, 1 + cos² थीटा, cos² थीटा, cos² थीटा। सेकंड कॉलम है उसके कोफिशिएंट क्या होंगे, sin² थीटा, sin² थीटा, ठीक।
साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा एंड साइन स्क्वायर थीटा, राइट। और जो थर्ड कॉलम यानी जेड के कोफिशिएंट्स, ये कैसे हैं, 4 sin 3 थीटा 4 sin 3 थीटा 4 sin 3 थीटा 4 sin 3 थीटा एंड 1 प्लस 4 sin 3 थीटा, ये 0 के इक्वल होना चाहिए, ऐसा हम मानते हैं। तो इसको देख के आप बड़ी इजीली आप बता सकते हैं कि अगर आप कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 के एंट्रीज को ऐड कर दें तो आपको क्या क्या दिखेगा, बार बार 2 प्लस 4 sin 3 थीटा 2 प्लस 4 sin 3 थीटा। सिमिलरली थर्ड के अंदर भी ऐसा ही होगा। तो आप एक एलिमेंट्री ऑपरेशन परफॉर्म कर दीजिए, C1 इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3, इसको इससे हम ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। देखो ये क्या देगा आपको, 2 प्लस 4 sin 3 थीटा 2 प्लस 4 sin 3 थीटा, सिमिलरली 2 प्लस 4 sin 3 थीटा। सेकेंड कॉलम के अंदर तो कुछ चेंज किया ही नहीं हमने, तो साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा एंड साइन स्क्वायर थीटा। थर्ड कॉलम के अंदर के एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे बच्चों, 4 sin 3 थीटा 4 sin 3 थीटा एंड 1 प्लस 4 sin 3 थीटा एंड इट्स गोइंग टू बी 0, राइट। अब आप यहाँ से देख सकते हो कि 2 प्लस 4 sin 3 थीटा कॉमन आ रहा है। इसके अलावा हम डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के लिए कुछ एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन भी लगा सकते हैं कि R2 को R2 माइनस R1 कर दो। सिमिलरली आप R3 के अंदर भी चीजें परफॉर्म कर सकते हैं, R3 को भी आप R3 माइनस R1 कर दो। देखो किस किस तरीके की चीजें आपको मिलने वाली है। कॉमन तो आप निकाल लो, क्या मिलेगा आपको, 2 प्लस 4 sin 3 थीटा, ये वाला पार्ट तो आपका कॉमन आ गया। इसके अलावा आपको डिटर्मिनेंट के अंदर क्या क्या चीजें मिलेंगी, ये 1 1 1 था लेकिन R2 माइनस R1 कर रहे हो, भाई R1 पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 साइन स्क्वायर थीटा एंड 4 sin 3 थीटा। R2 के एलिमेंट क्या होंगे, ये तो 0, ये वाला कितना होगा, 1 प्लस साइन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर 1 रहेगा यहाँ पे, ये कितना हो जाएगा 0। सिमिलरली आप R3 माइनस R1 परफॉर्म कर रहे हो, कितना हो जाएगा 0। ये एलिमेंट कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर अगेन 0, और इधर 1 बच जाएगा, इक्वल टू कितना 0। क्या आप इजीली देख सकते हैं कि इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना है, 1 रहेगा डायरेक्ट, और ये जो वैल्यू है इसको 0 के इक्वेट होना पड़ेगा। तो यहाँ से अपन को थीटा में डायरेक्ट आंसर मिल रहा है कि अकॉर्डिंग टू द कैलकुलेशन आप इस कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि दिस इंप्लाइज 2 प्लस 4 sin 3 थीटा, इसको 0 होना पड़ेगा, या फिर आपका sin 3 थीटा माइनस 2/4 माइनस 2/4 कितना भाई, माइनस हाफ हो जाएगा। तो आप अगर ऑप्शंस की बात करें तो इन ऑप्शन को देख के आप इजीली बता सकते हैं कि अगर 3 थीटा को हम पाई प्लस पाई/6 7 पाई/6 पुट कर दें तो आपका आंसर मैच हो जाएगा, और थीटा कितना आ जाएगा यहाँ से बच्चों, 7 पाई/18। ऐसा ऑप्शन आपको ऑप्शन नंबर सेकंड दिखता है, ऑप्शन नंबर 2 इसका बच्चों। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्या क्वेश्चन है कि लेट ए एंड बी इंडिपेंडेंट इवेंट सच दैट P of A P, P of B 2P, largest value of P for which P exactly 1 of A, B occurs 5/9 years। तो exactly 1 of event occurs, इससे आपको क्या समझ में आता है कि ये किसकी प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं, P of A बार B, भाई A नहीं हुआ B हो गया, या फिर A B बार, इसकी जो वैल्यू है ना यही तो 5/9 है। तो आई थिंक आपको इस बात में जरा भी परेशानी नहीं होगी। देखो P of A P है और वो 2P है, तो इसको क्या लिखेंगे अपन, P of A बार इंटू P of B, तो 1 माइनस P इंटू 2P। सिमिलरली P इंटू 1 माइनस 2P, ये किसके इक्वल है, 5/9 के। इस कैलकुलेशन को थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए, क्या मिलेगा आपको, 2P माइनस 2P स्क्वायर प्लस P माइनस 2P स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, 5/9। यहाँ से आपको एक क्वाड्रेटिक बनती हुई दिख रही होगी, इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, प्लस का कितना है 3P माइनस का 4P स्क्वायर, 9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 9 इंटू प्लस का 3P माइनस का 4P स्क्वायर एंड इट इज इक्वल टू 5। अगर मैं क्वाड्रेटिक फॉर्म करूँ यहाँ पे कितना बन जाएगा, सबको राइट साइड के अंदर लेके चलते हैं, 36P स्क्वायर प्लस 27 उधर जाएगा तो माइनस 27P और प्लस का 5 इज इक्वल टू 0। इसको आप 27 को कैसे तोड़ोगे, 180 है, 15 और 12 में तोड़ दो, राइट। तो ये क्या बन जाएगा, 15 12
तो ये आपका हो जाएगा बच्चों 12p माइनस 5 क्या है ना, और इसको एडजस्ट करने के लिए यहाँ पर आपको 3p लाना पड़ेगा, प्लस का 5 तो माइनस का 1 एंड इट इज इक्वल टू 0। तो आपको p की यहाँ से कितनी वैल्यू मिल जाती है कि इधर p इज 5/12 और p इज गन बी 1/3। तो आपको बताना है कि लार्जेस्ट वैल्यू क्या होगी। तो अगेन आप देख सकते हैं 5/12 1/3, तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसके अंदर, आपको लार्जेस्ट वैल्यू बतानी है, 5/12 इज गोइंग टू बी योर करेक्ट आंसर। ठीक बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सीरीज का सिंपल सा सवाल है, एक सीरीज आपको दे रखी है और अगर x इक्वल टू 2 डालते हैं तो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। हालांकि उनमें से कोई सा भी ऑप्शन करेक्ट नहीं था, क्वेश्चन बोनस था, आपको रीजन बताता हूँ मैं क्यों। सवाल तो बहुत सिंपल है, इसको सॉल्व करने के लिए आप एक काम करिए, इसको आप एक टर्म है 1/x+1, दोनों साइड को से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। देखो इससे क्या बनेगा, x+1 नहीं, आप इसको स्क्वायर बनाना चाहोगे तो इसको x-1 कर दो, x-1 चलो, तो ये क्या बन जाएगा 1/x+1 माइनस 1/x-1। इसको साथ में अपन सिमिलर सॉल्व करेंगे और यहाँ पे ये आगे सीरीज बढ़ती जाएगी x² + 1 एंड सो ऑन। ये पावर्स आपकी इस हिसाब से बढ़ती जा रही है। अब इसको आप देखोगे ना तो ये एक्सप्रेशन क्या वैल्यू देगा आपको, नीचे तो क्या देगा x² - 1 और ऊपर क्या बना देगा, अब ध्यान से देखिए इस चीज को, x-1 माइनस x-1 वो तो कैंसिल आउट हो जाएगा और माइनस का 2 बनेगा। क्या आपको जो ट्रेंड यहाँ पे दिखा वही ट्रेंड आपको इन दोनों के लिए भी दिखेगा, है ना। यानी अगेन ये जो सॉल्व होंगे ये क्या बना देगा, माइनस का 2² अपॉन x⁻, इनको मल्टीप्लाई करोगे तो 4-1। इस तरीके से आपको सीरीज कंप्लीट होती सी दिख रही है। तो जो लास्ट का फैक्टर है ना, ये वाला फैक्टर 2⁻100 अपॉन x⁻2⁻100 + 1, ये अपने सेकंड लास्ट फैक्टर के साथ जब मैनेज होगा तो ये क्या आंसर बना देगा, आपको बड़ी आसानी से समझ में आएगा, -2⁻101 अपॉन x⁻2⁻101 और -1। ये बात आपको समझ में आती है। अब ओवरऑल s हमारा किस तरह से आ गया कि s इज इक्वल टू 1/x-1 माइनस ऑफ 2⁻101 डिवाइड बाय x⁻2⁻101 -1। अब आपको क्या कहा कि x इक्वल टू 2 डाल दो और वैल्यू देखो, तो इसमें आप पुट कर दीजिए, पुट x इक्वल टू 2। जैसे आप x को 2 पुट करेंगे, देखो s की वैल्यू कितनी आ गई, ये तो कितना हो जाएगा 1 माइनस 2⁻101 डिवाइड बाय 2⁻101 -1। देखो क्या इस तरह का कोई ऑप्शन आपके ऑप्शन में है क्या, नहीं। 4⁻101 और 2⁻2⁻101 दोनों तो डिफरेंट टर्म है, ये तो बहुत बड़ा टर्म है उसके रिस्पेक्ट में, तो ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं था। इसी वजह से ये जो सवाल था ये आपका बोनस क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है द सम ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन दे रखी है cos x अपॉन 1 + sin x इक्वल टू mod tan x। x की कुछ लिमिटेड रेस्ट्रिक्शंस हैं और पूछा है कि इनके सम ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा। तो cos अपॉन 1 + sin इक्वल टू mod tan, cos x अपॉन 1 + sin x इक्वल टू mod ऑफ tan 2x। इसको हमें सॉल्व करना है। आई थिंक आप एक बात से एग्री करेंगे, इस cos x को आप क्या लिख सकते हैं बच्चों, इसको हाफ एंगल में चेंज करिए, ये ऐसा हो सकता है ना cos² x/2 माइनस sin² x/2 अपॉन 1 + sin x को आप लिख सकते हो cos x/2 प्लस sin x/2 इसका भी होल स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल टू mod ऑफ tan 2x, राइट। अब वैसे आपको ये डायरेक्ट रिजल्ट भी याद रखता है, tan ऑफ π/4 माइनस x/2 बनता है। यहाँ से भी आप देख सकते हो एक प्लस वाली पावर कैंसिल हो जाएगी, cos माइनस साइन, cos प्लस साइन, cos cos से डिवाइड करोगे तो एक स्टैंडर्ड रिजल्ट क्या बन जाता है, यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड बन जाएगी tan ऑफ π/4 माइनस x/2 इज इक्वल टू mod ऑफ tan 2x, राइट। अब tan के ऊपर mod है तो यहाँ पे अपन को कुछ केसेस में बात करनी पड़ेगी, तो हम केस नंबर 1 लेते हैं। केस 1 ऑब्वियसली mod को पॉजिटिव से खोल देते हैं, tan 2x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर mod पॉजिटिव से खुलेगा तो क्या बन जाएगा, आपको डायरेक्टली क्या दिखेगा, tan π/4 माइनस x/2 इज इक्वल टू tan 2x। तो उस केस के अंदर हम लिख सकते हैं कि tan 2x इज इक्वल टू डायरेक्ट ही tan ऑफ π/4 एंड माइनस x/2, राइट। तो आप tan का जनरल सॉल्यूशन लिखना जानते हैं, यहाँ से क्या आ जाएगा 2x विल बी इक्वल टू n π
प्लस पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2, और वी कैन से यहाँ से आप एक्स बाई 2 को इधर लेके आइए, 5x बाई 2 इज इक्वल टू, इसको क्या लिख दोगे बच्चों, 4n प्लस 1 इंटू पाई बाई 4। तो x कितना आ जाएगा देख सकते हो क्या, x इज इक्वल टू 4n प्लस 1 इंटू पाई 2 2 5 10 है ना, बाई 10। तो यहाँ से आप अगर n की डिफरेंट n कैसे, कोई इंटीजर वैल्यू आपको बताइए, n को आप डिफरेंट डिफरेंट डालोगे तो उस रेंज के अंदर माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 ओपन ब्रैकेट और माइनस पाई बाई 4 पाई बाई 4 छोड़ के जो आपके एंगल्स आएंगे वो क्या आएंगे, आप x को 0 पुट करोगे तो पाई बाई 10 आएगा, x को 1 पुट करोगे पाई बाई 2 आपको नहीं चाहिए, x को माइनस 1 पुट कर दो, माइनस का 3 बाई 10। यहाँ से केवल 2 सॉल्यूशन आपको मिल पाएंगे, बाकी उसके रेंज से बाहर चले जाएंगे। केस नंबर 1 के सॉल्यूशंस। सिमिलरली केस नंबर 2 आप कौन सा लेंगे, जब tan 2x नेगेटिव रहेगा, मैं डायरेक्ट लिखना चाहूंगा, सिर्फ नेगेटिव का फर्क आएगा, तो 2x विल बी इक्वल टू n पाई, ये एंगल चेंज कर दो तो इसको मैं ऐसा लिख दूं, प्लस का x बाई 2 और माइनस का पाई बाई 4। देखो बच्चों x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2x x बाई 2, 3x बाई 2 इज इक्वल टू 4n माइनस 1 इंटू पाई बाई 4, राइट। तो आपको x कितना मिल जाएगा यहाँ से, 4n माइनस 1 इंटू पाई 2 3 कितना बच्चों 6। आप n के डिफरेंट डिफरेंट इंटीजर वैल्यू डालिए जो आपकी उस पर्टिकुलर डोमेन के अंदर आती, तो आपको यहाँ पे एंगल कैसे मिल जाएंगे, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ क्या, x इज इक्वल टू, x को हम जब 0 पुट करते हैं तो आपको कितना देगा ये, माइनस पाई बाई 6। इसके अलावा आप n की कोई भी वैल्यू पुट करिए, n इक्वल टू 1 पुट करिए, रेंज से बाहर जा रहे हैं, नेगेटिव तो जाएगा ही जाएगा, तो केवल एक सोल्यूशन आ पाएगा। केस नंबर 1 केस नंबर 2 इनके टोटल सॉल्यूशंस का आपको सम चाहिए, तो देखो टोटल आंसर कितना आएगा, सम ऑफ सॉल्यूशंस कितना आएगा, इन सबको ऐड कर दीजिए, पाई बाई 10 माइनस 3 पाई बाई 10 माइनस पाई बाई 6। एलसीएम तो हम कितना ले सकते हैं 30, कितना आ जाएगा बच्चों, माइनस 6 माइनस 5 माइनस 11 पाई बाई 30। तो आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 ही है, माइनस 11 पाई बाई 30 आपका आंसर। ठीक बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपको एक बुलियन एक्सप्रेशन दे रखा है, कहा गया कि इफ द ट्रूथ वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज फॉल्स, अगर ये फॉल्स है देन द ट्रूथ वैल्यूज ऑफ द स्टेटमेंट्स PQR पे कमेंट करना है। तो एक पूरा एक इम्प्लीकेशन का स्टेटमेंट है, तो आपको पता है ये फॉल्स कब आने वाला है, अगर ये पूरा स्टेटमेंट ट्रू हो जाए और ये वाला स्टेटमेंट फॉल्स हो जाए, तो ऐसा होने वाला है। अब आपको यहाँ पे बहुत सारे कंजक्शन दिख रहे हैं, तो अगर इसको ट्रू होना है तो सारे के सारे कंजक्शन को ट्रू भी होना पड़ेगा, है ना। तो आपको यहाँ से ये रिजल्ट मिलते हैं कि ये नेगेशन ऑफ आर, इसको कैसा हो रहा है ट्रू, तो इसका मतलब आर स्टेटमेंट कैसा हो गया अपने आप में फॉल्स, आर तो मिल गया अपन को, Q2R ये इम्प्लीकेशन जो है इसको कैसा बनना अपन को ट्रू बनाना है, और आर के लिए आपके पास पहले से इन्फॉर्मेशन है ये फॉल्स है, तो आपको पता है कि ऐसा होल्ड करने के लिए इस Q को भी पक्का क्या होना पड़ जाएगा, फॉल्स होना पड़ जाएगा, तो Q का स्टेटमेंट भी कैसा आ गया फॉल्स, ठीक बात है। सिमिलरली आपका ये जो डिसजंक्शन है P डिसजंक्शन Q, इसको ट्रू बनाना है, और Q के बारे में आपके पास पहले से इन्फॉर्मेशन है कि ये फॉल्स है। अब तो आप समझ गए कि यार अगर ये फॉल्स है तो इसको कैसा होना पड़ेगा पक्का ट्रू, तो जो P स्टेटमेंट है आपका वो कैसा हो गया भाई ट्रू। तो PQR अगर आपको आंसर देखना है तो TFF ऐसा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर आई थिंक 4 इज करेक्ट। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, कुछ कंडीशन दे रखी है, लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस x इंटू वाई ऑफ x इक्वल टू 1, और वैल्यू पूछिए y ऑफ पाई बाई 4 की। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हमें सॉल्व करना पड़ेगा। आप इजीली देख सकते हैं कि इसमें हम dy बाई dx क्रिएट कर सकते हैं ना, तो मैं dy बाई dx क्रिएट करने के लिए इसको dx से डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है। तो इक्वेशन देखो कैसे बन जाएगी, y प्लस 1, अगर मैं इसको ओपन करके लिख दूँ तो ऐसा बनेगा y tan स्क्वायर x प्लस tan स्क्वायर x, dx तो गया, प्लस इसको हम tan x इंटू dy बाई dx ऐसा लिख सकते हैं, उसको मैं थोड़ी देर के लिए y डैश बोल देता हूँ ना, y डैश, और प्लस का आपको पता y दैट विल बी इक्वल टू 0। कुछ चीज़ों को अपन अच्छे तरीके से लिखते हैं, जैसे आप एक चीज़ इसमें इजीली देख सकते हैं, इन दोनों चीज़ों में से आपको y अगर कॉमन लेना हो तो अंदर क्या बचेगा 1 प्लस tan स्क्वायर x, तो ये क्या बना देगा y इंटू sec स्क्वायर x, राइट, प्लस अगर इस इक्वेशन को देखते हो तो tan x इंटू वाई डैश
एंड दैट विल बी इक्वल टू टेन स्क्वायर ऑफ एक्स माइनस का टेन स्क्वायर ऑफ एक्स। आई थिंक एक चीज आप इजीली देख पाएंगे कि ये जो इक्वेशन है, जरा ध्यान से देखो, क्या ये डी ऑफ वाई इंटू टेन एक्स लिखा हुआ है क्या? इसका डिफरेंशिएशन करो, आपको ऊपर वाली चीज मिल जाएंगी। उसको माइनस का टेन स्क्वायर एक्स है, टेन स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, सेक्स स्क्वायर एक्स माइनस वन ऐसा लिख सकते हैं, और माइनस के साथ वो काम कर रहा है, तो फिर क्या हम इसको लिख देंगे वन माइनस एक्स स्क्वायर एक्स। अब आपको पता है कि इस स्टेप के अंदर हमें इंटीग्रेशन करना चाहिए क्योंकि डिफरेंशिएशन यहाँ पे है, तो आप बोथ साइड इंटीग्रेट कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू एक्स, राइट। तो देखो ये क्या बन जाएगा, इस साइड तो आपका क्या बनेगा y इंटू टेन एक्स, और इस साइड क्या बन जाएगा हमारा इंटीग्रेशन x माइनस टेन एक्स एंड प्लस का c। अगर मेरे को पर्टिकुलरली y फंक्शन देखना हो तो फंक्शन कैसा दिखेगा, 10 को आप डिवाइड कर दो, x इंटू कॉट एक्स माइनस 10/10 दैट इज 1 प्लस c इंटू कॉट एक्स, है ना, ऐसा फंक्शन बन जाएगा। आप किसी को भी यूज कर सकते हैं यहाँ से, ये हमारा y का काम आ गया। अब ऑब्वियसली आप ये चीज जानते होंगे कि हमें c की वैल्यू निकालने के लिए ये इक्वेशन दे रखी है, तो इसका हम यूज करते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 0 प्लस x इंटू वाई ऑफ एक्स। इसको आप इस तरीके से लिखो ना, y की वैल्यू आप यहाँ से लिखिए तो बनेगा x इंटू, अंदर इसको हम लिख सकते हैं क्या, x माइनस टेन एक्स प्लस का c एंड डिवाइड बाय दैट टेन एक्स, राइट। इसकी वैल्यू किसके इक्वल है, 1 के बराबर। ध्यान से देखो, टेन एक्स अपॉन एक्स, एक्स टेंडिंग टू 0 प्लस पे 1 को अप्रोच करेगा, तो इस पर्टिकुलर के अंदर 0 माइनस 0 प्लस c, उसको 1 बनने के लिए आपको यहाँ पे c को 1 बनाना ही पड़ेगा, राइट। तो c की वैल्यू हमारे पास कितनी आ चुकी है बच्चों, 1। तो y आपको क्या मिल जाएगा, y विल बी इक्वल टू x इंटू कॉट एक्स माइनस 1 प्लस c की वैल्यू तो कितनी आ गया, प्लस 1, तो प्लस का क्या बन जाएगा, ये कॉट एक्स। आई थिंक आप लोग इस बात से एग्री करते होंगे। हमें क्या पूछा, y ऑफ π/4, आप x को इसके अंदर π/4 पुट कर दीजिए, क्या आंसर आ रहा है, देखो क्या बन जाएगा, π/4 माइनस 1 प्लस 1, इट मीन्स y ऑफ π/4 विल बी इक्वल टू π/4, राइट। तो कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। सो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ABCD ट्राइंगल a माइनस 3 1 दे रखा, आपको एक एंगल दे रखा है थीटा, c वाला जो एंगल है। If the equation of the median through B is this, equation of angle bisector of C is this, then angle tan theta is equal to। एक डायग्राम बनाते हैं, उसके अंदर ये सारी चीजें एंटर करते हैं और देखते हैं कि किस बारे में हमें पूछा गया। ट्राइंगल ABC की बात हो रही है, आप इस तरीके से एक डायग्राम बना दें। सपोज ये आपका ट्राइंगल ABC है, राइट। पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट है -3,1, ये वाला एंगल थीटा है, सी वाला, है ना। इक्वेशन ऑफ मीडियन थ्रू बी इज, तो इसको मान लेते हैं, ये ऐसा कुछ दे रखा अपन को, ये मीडियन है, लेट दिस पॉइंट इज पी मान लेते हैं इसको। और जो मीडियन की इक्वेशन है वो कैसी है, 2x प्लस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0। तो ये जो इक्वेशन है ये है 2x प्लस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0, राइट। और हमें क्या दे रखा है, एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन दे रखी है जो c का है 7x माइनस 4y माइनस 1 इक्वल टू 0। तो मान लो कि ये आपका एंगल बाइसेक्टर है, इस पॉइंट को हम q मान लेते हैं, और ये जो CQ लाइन है इसकी इक्वेशन आपको कितने दे रखी है बच्चों, 7x माइनस 4y माइनस 1 माइनस 4y माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, ये ऐसा क्वेश्चन है। ये पूरा एंगल अगर थीटा है तो आपको पूछे tan थीटा कितना होगा, राइट। देखो एक काम करते हैं, इसके अंदर आपको a के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, b और c, हमें अगर c के कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे ना, बस हमारा काम हो जाएगा। देखो कैसे, आप जानते हो कि c जो पॉइंट है वो 7x माइनस 4y माइनस 1 इक्वल टू 0 पे लाई करेगा, तो हम इसके जनरल पॉइंट मान सकते हैं क्या, h की फॉर्म में। अगर हम मान लो x कोऑर्डिनेट को h मान देते हैं तो y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, 7h माइनस 1/4 होगा। अच्छा, क्या हम यहाँ से मिड पॉइंट निकाल सकते हैं, और मिड पॉइंट लाई करेगा उस लाइन पे, आपको h की वैल्यू मिल जाएगी। थीम बनी दिमाग में। चलो मिड पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं देखो वो कितने होंगे। अगर मैं p के कोऑर्डिनेट की बात करता हूँ तो यहीं से अपन लिखते हैं क्या, h माइनस 3/2, 7h माइनस 1 प्लस 1, तो 7h प्लस 3 हो जाएगा क्या टोटल, डिवाइड बाई 4 का डबल 8, ये पॉइंट p होगा। और क्या ये पॉइंट p 2x
प्लस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0, इसको सेटिस्फाई करेगा, है ना, 100% करेगा मीडियन को। तो इसको सेटिस्फाई करवाओ आप, 2h का मतलब हो जाएगा, 2x का मतलब हो जाएगा h माइनस 3 प्लस y की जगह पे क्या लिख देंगे 7h प्लस 3/8 माइनस 3 इक्वल टू 0। देखो इसको सॉल्व करते हैं, क्या मिलेगा आपको 8h माइनस 24 प्लस 7h प्लस 3 माइनस 24 इक्वल टू 0। टोटल कितने h हो गए आपके पास 15h हो गए क्या, और 2424 माइनस 48 माइनस 45 कितना हो जाएगा 45। तो h की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 3। दिस इज द वैल्यू ऑफ h। अगर h की वैल्यू आपको 3 है तो क्या आप c कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं इजीली। कितना हो जाएगा, देखो h को 3 रखो, ये पॉइंट आ जाएगा 3, और h को 3 रखोगे तो कितना होगा 20/4 5 क्या 3/5। बस बड़ा आसान है, आप इजीली देख सकते हैं कि अगर ये पूरा एंगल थीटा है तो ये जो एंगल होगा क्या ये θ/2 होगा, है ना। और वो कौन कौन सी लाइन के बीच के, इस एंगल बाइसेक्टर के और लाइन AC के बीच का एंगल है, और दोनों की स्लोप अपन को पता है ना? कैसे, आप यहाँ से देख सकते हैं कि जो स्लोप ऑफ CQ होगा, है ना, MCQ, दैट विल बी इक्वल टू, यहाँ से देख सकते हो कितना भाई 7/4, और जो स्लोप ऑफ AC होगा M ऑफ AC वो कितना हो जाएगा 4/6 क्या, यानी 2/3 हो जाएगा। तो आप tan θ/2 इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, tan ऑफ θ/2 फॉर्मूला याद है आपको, m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, यहाँ से कैलकुलेट कर दो सर, 7/4 माइनस 2/3 डिवाइड बाय 1 प्लस प्रोडक्ट ऑफ दीज कितना होगा 7/6, राइट। इसका मॉड, इसको सॉल्व कर दो, कितना आ रहा है 21 माइनस 8 13 12 6 2 7 6 13, इसका मतलब ये कितना आ गया आपका 1/2, tan θ/2 आ चुका। आई थिंक आप इजीली जानते हैं कि अगर हमें tan θ निकालना हो और इसका हाफ एंगल अपन को पता हो तो क्या फॉर्मूला होता है 2 tan θ/2 डिवाइड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर θ/2। आप ये वैल्यूज यहाँ पे पुट कर दीजिए, 2 इंटू 1/2 दैट इज 1 एंड 1 माइनस स्क्वायर ऑफ 1/2 1/4, कितना आ जाएगा बच्चों 3/4 4/3, एम आई राइट, है ना। तो कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा इसमें से 4/3, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट सेक्शन पे चलते हैं। अगले सेक्शन का फर्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ 3 डिजिट इवन नंबर्स फाउंड बाय द डिजिट्स 0 1 3 4 6 7। 0 1 4 3 6 7, 3 भी है ना, 6 7, ठीक। इवन नंबर बनाना है आपको। इफ द रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड, रिपीटेशन अलाउड नहीं है, और कितने डिजिट का बनाना, आपको 3 डिजिट बनाना है। देखो बड़ा सिंपल सवाल है, इस तरह के सवाल के अंदर आपको सिर्फ 0 का ध्यान रखना है। तो हम 2 केस बना देते हैं कि या तो 0 आ जाए एंड पे, या फिर 0 नहीं आए, उस पर अपन बात कर लेते हैं, टास्क खत्म हो जाएगा। तो 2 केस बना लेते हैं। केस ये हम केस बना देते हैं, चलो एंडिंग विद 0, एंडिंग विद 0, यानी जो 3 डिजिट नंबर है आपके इस डिजिट पे 0 आ गया, है ना। तो इवन तो बन चुका है ये। तो अब इन दोनों प्लेसेस के लिए कितने पोजीशन है, टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितने 6, 1 आ चुका है, रिपीटेशन अलाउड नहीं है। तो इस पे कितने पोजीशन है 5 4, तो 5 इंटू 4 दैट मीन्स 20 केसेस हो सकते हैं। हम केस सेकंड की बात कर सकते हैं। ऑब्वियसली कौन सा केस हम लेने जा रहे हैं, जब आपका एंड पॉइंट पे 0 नहीं आता होगा, कि नॉट एंडिंग विद 0, नॉट एंडिंग विद 0। तो देखो 3 डिजिट का नंबर है, 0 पे एंड नहीं करना चाहते, लेकिन इवन नंबर तो बनाना चाहते हैं ना। तो इवन नंबर के लिए आपके पास अब कौन कौन से प्लेसेस हैं 4 और 6, तो यहाँ पे ये 2 डिजिट आ सकते हैं। अब देखिए जो फर्स्ट प्लेस है उसकी हम बात करते हैं, क्योंकि आपको 3 डिजिट बनाना है, तो वहां पे आप 0 को नहीं आने दोगे। तो वैसे इसके लिए 5 पोजीशंस होती हैं, लेकिन अगर आप 0 को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो तो यहाँ पे कितने केसेस 4, है ना। एंड सिमिलरली अब यहाँ पे कितने केसेस हैं 4, यहाँ पे 0 आ सकते हैं। तो 4 4 2 कितना हो जाएगा 32 प्लस 20, आई थिंक ये फाइनल आंसर होगा। एंड टोटल केसेस विल बी 20 प्लस 32 दैट मीन्स 52, right? Okay, so the next question is, a wire of length 36 meter is cut into 2 pieces. One of the piece is bent to form a square and other is bent to form a circle. If the sum of the areas of 2 figures is minimum and the circumference of the circle is this, then कुछ हमें particular एक 4 upon pi plus 1 into k
एक पर्टिकुलर एक्सप्रेशन है, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो ऑब्वियसली ये सब कैलकुलेशन पे डिपेंड करेगा। आपको मिनिमम के बारे में पूछा गया है ना, यानी ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का क्वेश्चन है। हमें एक एक्सप्रेशन बनाना पड़ेगा, एरिया की फॉर्म बनानी पड़ेगी, उसको डिफरेंशिएट करके हम कुछ कुछ चीजों तक पहुंचेंगे, है ना। ये थीम है क्वेश्चन की। तो देखो टोटल जो लेंथ है वो 36 मीटर की है ना, तो अपन क्या करते हैं, इस 36 मीटर को ऐसे दो चीजों में बांट देते हैं, क्योंकि एक में अपन क्या बना रहे हैं स्क्वायर, एक में क्या बना रहे हैं अपन सर्कल। मान लो कि इतना हिस्सा मैंने सर्कल को दे दिया, तो ये अगर एक्स लेंथ है तो जो स्क्वायर के हिस्से में आएगा वो कितना आएगा, 36 माइनस एक्स, इतने यूनिट लेंथ आई। टोटल आपका कितना है 36। तो ये हम किसको दे रहे हैं भाई, सर्कल को, और ये हम किसको दे रहे हैं, स्क्वायर को। दोनों के एरिया हमें लिखने आते हैं, उसके लिए हमें इसकी रेडियस चाहिए, इसकी साइड चाहिए। तो देखो अगर ये x हम इसको दे रहे हैं तो ऑब्वियसली ये सर्कमफेरेंस की जो लेंथ है टोटल 2πr, क्या वो x के इक्वल होगा, यानी r की वैल्यू कितना आ गया बच्चों, x अपॉन 2π। सिमिलरली हम जब स्क्वायर की बात करेंगे तो ये जो 36 माइनस एक्स है ये पेरीमीटर 4a हो जाएगा। तो यहाँ से a उसका साइड लेंथ है ना, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप इसको डिवाइड कर दो, 36/4 9 माइनस एक्स डिवाइड बाई 4, ये आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, इसका सम ऑफ द एरियाज, इसको मिनिमम करना है। देखो कितना होगा सम ऑफ द एरिया, ए विल बी इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, यानी पाई इंटू एक्स अपॉन 2π का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का मतलब 9 माइनस एक्स बाई 4 और इसका भी होल स्क्वायर। अब हमें इन चीजों को मिनिमम करना है, यानी आप समझ गए कि हमें डी ए बाई डी एक्स इसको 0 को इक्वेट करना पड़ेगा। एओडी में आपने ऐसा पढ़ा हुआ है। तो देखो यहाँ से हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं, आपको क्या क्या मिलेगा, पाई इंटू 2 इंटू एक्स अपॉन 2π, अंदर डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 2π, एक माइनस साइन डोमिनेट करेगा, उसको हम इक्वल के अगर उधर लेके चले जाए तो ये एक्सप्रेशन ऐसा बन जाएगा क्या, 2 इंटू 9 माइनस एक्स बाई 4 और माइनस का 1/4 इधर लेके आ गए तो 1/4। यहाँ से हम x की वैल्यू निकालना चाहते हैं। देखो थोड़ी कैलकुलेशन है, इसको हम अच्छे से देखते हैं। आप देख पा रहे हो कि 2π से कैंसिल आउट हो गया। इस तरफ का एक्सप्रेशन क्या बनता है, x अपॉन 2π विल बी इक्वल टू, इधर क्या बन जाएगा बच्चों, इसको आप कैंसिल आउट कर दो, 2 टाइम्स 9/2 माइनस x बाई 8, 9/2 माइनस x बाई 8। ये आपके x के अंदर रिलेशन आपको मिल गया। तो आप x की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं, x अपॉन 2π प्लस x अपॉन 8, इट विल बी इक्वल टू 9/2। अब आपको यहाँ पे रुक के थोड़ा देर ये सोचना चाहिए कि जो एक्सप्रेशन हमें मिल रहा है वो किस तरीके का है, 4 अपॉन पाई प्लस 1 इंटू k, और k किसके इक्वल है, सर्कमफ्रेंस, वही तो x है, 4 अपॉन पाई प्लस 1। अच्छा ठीक है, बड़ा सिंपल। आप यहाँ से क्या करो, x तो कॉमन निकल रहा है, इसके साथ में 1/8 को भी कॉमन निकाल लो। आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। यहाँ पे क्या बना देगा, 4 अपॉन पाई और ये प्लस का 1 एंड दैट इज इक्वल टू 9/2, और यू कैन से x इंटू 4 अपॉन पाई प्लस 1 किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों, 8 इंटू 9/2 दैट मीन्स 36। दिस इज योर आंसर। ठीक बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपको लेट द लाइन L बी द प्रोजेक्शन ऑफ द लाइन दिस इन दिस प्लेन। एक प्लेन है, उसके अंदर एक प्रोजेक्शन दे रखा है लाइन का, और उसको L बोल रखा है। D is the distance of the point 0,0,6 from that line L, then D square is equal to। एक डायग्राम से मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरीके की चीजें यहाँ पे चल रही है। जैसे मान लो कि ये आपका कोई प्लेन है, ठीक है, एक लाइन की इक्वेशन आपको गिवन है। मान लो कि ये लाइन इस प्लेन के थ्रू कुछ इस तरीके से पास कर रही है ना, ऐसे बाहर निकल गई, और इसका लाइन का प्रोजेक्शन प्लेन के अंदर तो वो ऐसे आ जाएगा, है ना? इसको लाइन L कहा गया, ठीक है। और इस लाइन की इफ द D इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 0,0,6, तो एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट है उसको 0,0,6 है, और कहा गया कि इसकी इस लाइन से डिस्टेंस बताइए। तो देखो कुछ जो गिवन डेटा उसको हम लिखते हैं। जो लाइन की इक्वेशन है वो कैसी है, x माइनस 1/2 x माइनस 1/2 इज इक्वल टू y माइनस 3/1 इज इक्वल टू z माइनस 4/2। ठीक है, देखो काम क्या करना है अपन को उसको समझते हैं। ये लाइन है ना, आप इस पॉइंट को फाइंड कर सकते हैं इजीली, और इस लाइन के ऊपर एक पॉइंट 1,3,4 है ना, गिवन पॉइंट है, आप देख सकते हैं, उसका परपेंडिकुलर फाइंड कर लेंगे। ठीक है,
तो ये पॉइंट मिल गया, ये पॉइंट मिल गया, क्या लाइन एल की इक्वेशन मिल जाएगी? लाइन एल के बारे में सारी चीजें पता चल जाएंगी। तो जैसे लाइन एल के बारे में पता लगा, पॉइंट हमें दे रखा है 0,0,6, सारी चीजें निकल जाएंगी, डिस्टेंस निकल जाएंगी। बस कैलकुलेशन थोड़ी लंबी जरूर है। आप इस पॉइंट को P मान लीजिए, है ना, इसको Q मान लो, इसको R मान लो। तो हम अभी इंटरेस्टेड है Q और R पॉइंट के लिए, और मान लो कि ये पॉइंट S है, उसको अपन बाद में देखते हैं कि डिस्टेंस अपन कैसे निकाल रहे हैं, है ना। अभी अपन R और Q के लिए जाना चाहते हैं। और मोर ओवर ये जो आपका प्लेन है ना, इसकी इक्वेशन भी आपको गिवन है। प्लेन की क्या इक्वेशन? x माइनस 2y माइनस z इक्वल टू 3। ये अपनी हेल्प करेगा। देखो आप ये जो लाइन है आपकी पी आर, इस पे कोई जनरल पॉइंट मान सकते हैं क्या? इजिली मान सकते हैं। इसको इक्वल टू आप लेमडा पुट कर दीजिए, तो आप आर पे कोई जनरल पॉइंट ले सकते हैं। जैसे अगर मैं आर को देखना चाहूँ तो क्या वो ऐसा बन जाएगा 2 लेमडा प्लस 1 लेमडा प्लस 3 2 लेमडा प्लस 4। क्या ये पॉइंट इस प्लेन को सेटिस्फाई करेगा? ऑब्वियसली लेमडा के लिए जाना चाहते हैं। देखो क्या मिल जाएगा 2 लेमडा प्लस 1 माइनस 2 इंटू लेमडा प्लस 3 माइनस ऑफ 2 लेमडा माइनस 4 दैट इज इक्वल टू 3। यहां से आप देखिए लेमडा की कितने कोफिशिएंट है टोटल? 2 लेमडा माइनस 2 लेमडा, 2 लेमडा बचेगा टोटल, और कांस्टेंट कितना बचेगा 1 माइनस 6 माइनस 4, ये 3 है ना। तो माइनस का 9 माइनस का 12, तो इधर आ जाएगा माइनस का 12, और उधर आपका बच रहे 2 लेमडा को साइड लेके चले जाओ। तो लेमडा की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस के 6 आ गई। लेमडा की वैल्यू माइनस 6, यानी पॉइंट आर मिल गया अपन को। अगर आप आर के कोऑर्डिनेट देखोगे, मैं यहाँ पे लिख दूं क्या आर के कोऑर्डिनेट कैसे हो जाएंगे बच्चों? 2 लेमडा प्लस 1 पुट करो, माइनस का 11 आ रहा है, माइनस का 6 प्लस 3 माइनस का 3, और 4 माइनस 12 माइनस का 8, ये पॉइंट आ गया आपके पास आर। अब आप क्यू पॉइंट निकालने के लिए इंटरेस्टेड है, तो ऑब्वियसली हम जानते हैं कि पी क्यू की जो डायरेक्शन है भाई, ये प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो उसकी डायरेक्शन 1 माइनस 2 माइनस 1, यही इसकी डायरेक्शन है। हम अगर क्यू पॉइंट को कोई जनरल पॉइंट मानना चाहें तो बस वो डायरेक्शन का ध्यान रखो कि आपको डायरेक्शन किसके अलोंग मिलनी चाहिए? 1 माइनस 2 माइनस 1, है ना, इसके अलोंग आपको डायरेक्शन मिलनी चाहिए। तो अगर क्यू को कोई जनरल पॉइंट मेरे को मानना है तो कैसे मानेंगे? मैं यहाँ पे लिख दूं क्या क्यू पॉइंट को? आप ऐसा मान लो कि इसकी डायरेक्शन 1 माइनस 2 माइनस 1 के रेशियो में हमें मिलनी चाहिए। म्यू एक नया फैक्टर अपन लेके आ जाते हैं, तो वो डायरेक्शन कैसी होगी आपकी? सबसे पहले तो म्यू प्लस 1, है ना, उसके बाद माइनस का 2 चाहिए, तो माइनस का 2 म्यू प्लस का 3, ये दे देगा आपको माइनस का 2, और माइनस का वापस चाहिए 1, तो माइनस का म्यू, और ऊपर कितना है तो इसका 4। ध्यान से देखो क्या क्यू पॉइंट के ठीक डायरेक्शन आप देख सकते हो, उसी रेशियो में आ जाएगा 1 माइनस 2 माइनस 1 के रेशियो में। ठीक, अब ये क्यू पॉइंट ऑब्वियसली इस प्लेन को तो सेटिस्फाई करेगा ही करेगा ना, पॉइंट को यहाँ पे सेटिस्फाई करवा दो। जैसे तुम प्लेन को सेटिस्फाई करवाते हो, आपको वापस से म्यू की वैल्यू मिल जाएगी। निकालते हैं कितनी? म्यू प्लस 1 माइनस 2y का मतलब 2 इंटू माइनस का 2 म्यू प्लस का 3, और माइनस का z का मतलब माइनस ऑफ 4 माइनस म्यू, ऐसा लिख दो इसको, एंड दैट इज इक्वल टू 3। देखो भाई टोटल म्यू के कितने कोफिशिएंट आ रहे हैं आपके पास? म्यू प्लस का 4 म्यू, और टोटल माइनस माइनस प्लस का म्यू, कितने हो गए? 5 म्यू हो गए। और कांस्टेंट कितना है आपके पास? 1 माइनस 6 माइनस 4 3, है ना, तो उधर जाएगा तो कितना बचेगा? 12 बचेगा क्या, है ना, 12 बचेगा। ठीक, म्यू में एक गड़बड़ कर रहे हैं, इसको नहीं काउंट किया, तो 4 1 1 6 हो गया, ये इसको 6 बना देते हैं, राइट। तो म्यू की वैल्यू आ गई आपके पास बड़ी सुंदर सी, म्यू इज इक्वल टू 2। अब आपके पास अगर म्यू 2 आ चुका तो क्या क्यू के कोऑर्डिनेट निकल जाएंगे? यहां से आप कैलकुलेट करिए, म्यू को 2 रख दो, कितने बन जाएंगे? 3 माइनस 4 माइनस 1 आएगा, 4 माइनस 2 दैट मीन्स 2। ध्यान से देखो अब सवाल बड़ा सिंपल बन गया, आपके पास क्यू भी आ गया, आपके पास आर भी आ गया। अब ये जनरल एक सवाल बन गया कि आपको एक लाइन दे रखी है, मान लो उसके ऊपर आपके पास 2 पॉइंट है, एक क्यू है एक आर है, और यहाँ पे स्पेस में मान लो यहाँ पे आपके पास एस पॉइंट है, तो इस एस पॉइंट की यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी? बड़ा सा सुंदर सा मेथड है। अपन क्या करेंगे कि ये क्यू आर और बाहर पॉइंट है एस, है ना, तो आप क्या करो यहाँ से एक पैरेललोग्राम क्रिएट कर दो। तो पैरेललोग्राम का जो एरिया है, अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं कि मैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ एस फ्रॉम दैट लाइन, तो उसको अगर मैं निकालना चाहूँ तो हम बोल सकते हैं कि वो जो पैरेललोग्राम का एरिया है उसको अगर मैं बेस से डिवाइड कर दूं तो मेरा आंसर आ जाएगा। मैं समझ पा रहे हो? यहाँ पे मैंने एस पॉइंट ले लिया, ठीक है, तो ये क्यू एस क्यू आर इस डायरेक्शन के अंदर आप एक पैरेललोग्राम क्रिएट कर दोगे, है ना।
एंड दैट एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम डिवाइड बाय बेस, तो वो आपको हाइट देगा, और वो हाइट ही तो कौन है, एस से यहाँ की आपकी पर्टिकुलर डिस्टेंस है। समझ में आई बात? तो बस इतना कर दो, क्यू एस क्रॉस क्यू आर, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम मिल गया, एंड डिवाइड बाय इट्स बेस क्यू आर वेक्टर। इस वेक्टर को आप सॉल्व कर दोगे, मान लो कि वो डिस्टेंस डी के इक्वल है, तो बस थोड़ी कैलकुलेशन है, इसको सॉल्व करोगे तो डी की वैल्यू यहाँ से आएगी आपकी √26, दैट मीन्स योर डी स्क्वायर विल बी इक्वल टू 26। तो क्वेश्चन आसान है, लेकिन एग्जाम में इसने आपको ऑब्वियसली थोड़ा टाइम दिया होगा। तो डी स्क्वायर की वैल्यू हमसे पूछिए, 26 विल बी योर आंसर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द सम ऑफ ऑल इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ के फॉर विच दिस इक्वेशन इन एक्स हैज नो रियल रूट्स। ये बड़ी सिंपल सी इक्वेशन दिख रही है आपको, 2/(x - 1 -1/(x - 2) is equal to what? 2/k has no real roots। तो आपको लग रहा होगा कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और नो रियल रूट है, तो हम एक सिंपल सी कंडीशन लगा देंगे, d < 0 कर देंगे। और आपको पूछा क्या इन्होंने, सम ऑफ ऑल इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ k, तो ऑब्वियसली वो d जो है वो k पे डिपेंड करेगा। तो आप क्वाड्रेटिक पहले क्रिएट कर लो। देखो क्या बनेगा यहाँ से, इसको हम सॉल्व करते हैं। ट्वाइस ऑफ x - 2 2x - 4 ऐसा लिख दें इसको, माइनस ऑफ दैट x + 1, और ये मल्टीप्लाई किससे हो रहा है भाई, k से, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, एंड दिस विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ x² - 3x + 2, राइट। क्या आपको यहाँ से क्वाड्रेटिक बनती हुई दिख रही है? कैसी क्वाड्रेटिक बन जाएगी, इक्वल टू, क्या आप देख पा रहे हो, 2x², x का कोफिशिएंट लेके आओ, इधर से माइनस का 6, इधर से k, तो माइनस अगर कॉमन ले लें तो k + 6 × x ऐसा दिखेगा क्या, और कांस्टेंट वाले टर्म इधर से तो 4 है, उधर से कितना आएगा, माइनस का 3k, यानी इधर आएगा तो प्लस का 3k बन जाएगा। क्या बनेगा टोटल, 4 + 3k, एंड दैट विल बी इक्वल टू 0। अब कहना चाहते हैं कि ये जो इक्वेशन है इसका कोई भी रियल रूट नहीं हो, तो ये क्वाड्रेटिक की फॉर्म में रिप्रेजेंट हो रही है, तो आप ऐसा कह दोगे कि ऐसा होने के लिए, ऐसा पॉसिबल होने के लिए इसका d < 0 हो जाना चाहिए। तो इसका d निकालते हैं, b² - 4ac से, b² का मतलब क्या होगा, k² + 12k + 36, राइट, -4ac, 4 × 2 8, और इंटू 4 + 3k, और ये होना चाहिए आपका <0। इसको थोड़ा कैलकुलेट करिए, एक क्वाड्रेटिक k में मिलेगी आपको। क्या क्वाड्रेटिक मिल रही होगी बच्चों, k², k का कोफिशिएंट कितना, प्लस का 12 और माइनस का 2 4, यानी माइनस का 12 क्या आएगा, कांस्टेंट कितना, प्लस का 36 32, 4 बचेगा खाली, और ये होना चाहिए आपका <0, राइट। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि इसके जो रूट होंगे, अगर मैं इस पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक की बात करूं, इसके रूट कैसे देखेंगे आपको, k की अगर मैं इस इक्वेशन की बात करूं तो k विल बी इक्वल टू -b + b² - 4ac, 144 - 16 कितना, 128, एंड डिवाइड बाई 2a का मीन्स 2, तो कितना हो जाएगा, 6 ± √32, इसको हम कितना बोल सकते हैं, 4√2, राइट। इसको जब सॉल्व करोगे ना 4√2 और इसको, तो ये आपकी जो k की वैल्यूज है वो आएंगी 0.344, और जो बिगर वैल्यू है वो आएगी 11.66 के आसपास है, और इसको आपको <0 बताना है। तो ऑब्वियसली आप समझ गए होंगे, अगर आप नंबर लाइन पे बात करते हैं 0.344 और 11.66, ये प्लस माइनस प्लस साइन स्कीम है, तो नेगेटिव पार्ट की बात कर रहे हैं, यानी आप इस पार्ट पे इंटरेस्टेड है। तो जो k की इंटीग्रल वैल्यूज है जिनका सम आपको निकालना है, वो कैसे दिखेंगे आपको, 1 आएगा क्या, 2 आएगा, कहाँ तक जाएगा, अप टू 11 तक, इनका सम निकालना है, n × n + 1/2, कितना हो जाएगा, सम विल इक्वल टू 11 × 12/2, दैट मीन्स 66, ये आपका। सो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको एक सवाल है कि एरिया ऑफ रीजन का सवाल है, बड़ा सिंपल सा सवाल है। दो कर्व आपको दे रखे हैं ना, आपको एक इनइक्वालिटी के फॉर्म में कर्व दे रखे हैं, जैसे 3x² <= 4y and it is <= 6x + 24, और आपसे क्या पूछा है कि ये पर्टिकुलर जो x, y है, जितने सारे कोऑर्डिनेट इसके अंदर है उसका आंसर चाहिए। नहीं, आप समझ गए कि आप अगर इसको बड़े ध्यान से देखोगे तो ये ऐसा ही लिखा हुआ 3x² / 4 <= y <= 6x + 24 / 4। दोनों ही कर्व बड़े सिंपल हैं अगर हम इनको ड्रॉ कर दें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे। तो देखो किस तरीके के कर्व्स हैं, ये आपकी एक्स एक्सिस मान लेते हैं, ये ओरिजिन मान लेते हैं। तो सबसे लेफ्ट वाला तो पैराबोला है, अपवर्ड पैराबोला, कुछ इस तरीके से पास कर जाएगा,
ठीक है, y इज इक्वल टू 3x²/4। सेकंड आपकी एक लाइन है 6x + 2 4 डिवाइड बाई 4 है ना, इसकी स्लोप है कितनी 3/2 की, और ये पॉइंट कितना मिल जाएगा आपको -6/4 यहाँ पे कहीं पे आसपास। तो ये आपको लाइन मिलेगी कुछ इस तरीके की, राइट। इसकी इक्वेशन है 6x + 2 4 डिवाइड बाई 4। तो ऑब्वियसली आप लोग समझ गए होंगे कि इस इनइक्वालिटी में कौन कौन से पॉइंट लाई कर रहे होंगे, ये वाले पॉइंट्स लाई कर रहे होंगे। तो सिंपल सा सवाल है एरिया का, अगर मेरे को ये वाला कोऑर्डिनेट मिल जाए x का, ये वाला कोऑर्डिनेट मिल जाए, तो हम फटाफट से इसको इंटीग्रेट कर देंगे। अब ये कोऑर्डिनेट कैसे मिलेंगे आपको, कि दोनों कर्व को आप आपस में सॉल्व कर दीजिए। जैसे आप पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए जाएंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो यू हैव टू सॉल्व 3x² = 6x + 2 4 डिवाइड बाई 4 दोनों में कॉमन है। यहाँ से आपको पॉइंट्स मिल जाएंगे। देखो इक्वेशन कैसे बन रही है, आप इसको पूरे को 3 से डिवाइड कर दो तो क्या बन जाएगा x² - 2x, और इधर कितना बन जाएगा आपका 8 आ रहा है क्या, इधर लेके आओगे तो -8 = 0। ये किस तरीके की क्वाड्रेटिक फैक्टर्स हैं, x - 4 क्या, x + 2 = 0, यानी दो पॉइंट कौन कौन से मिल गए आपको, x इज इक्वल टू -2 और 4। तो समझ गए होंगे, यही तो -2 है ना, और यही तो 4 है। तो आई थिंक अगर आपको अब एरिया कैलकुलेट करना है तो वो उसको कैसे लिख दोगे आप, -2 to 4, अपर कर्व कौन सा है, लाइन है, तो 6x + 24/4 माइनस लोअर कर्व कौन सा अपना 3x²/4 dx। बस इसको यहाँ से सॉल्व कर दोगे, बड़ा सिंपल सा इंटीग्रेशन, एंड योर आंसर विल बी 27। इसको कैलकुलेट आप कर दोगे 27 की इक्वल आएगा। ओके बच्चों, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आपको एक फंक्शन दिया हुआ है और क्वेश्चन ऐसा कहा है कि इफ f इज कंटिन्यूअस एट x = 0, आपको tan - ab की वैल्यू निकालनी है। देखो अगर ये x = 0 पर कंटिन्यूअस फंक्शन है तो इस फंक्शन का लेफ्ट हैंड लिमिट, फंक्शनल वैल्यू और राइट हैंड लिमिट तीनों इक्वल होने चाहिए। तो आई थिंक मुझे ये बोलना चाहिए कि ऐसा होल्ड करने के लिए जो f(0) है वो f(0+ के इक्वल होना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है। देखो f(0) तो कितना है, आप एक्सीजर पे 0 पुट कर दीजिए, साइन ऑफ -π/2 दैट इज -1, यानी -a विल बी इक्वल टू। अब यहाँ पे आपको लिमिट की तरह से सॉल्व करना पड़ेगा कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस अंदर क्या बनने वाला है बच्चों, tan of 2x माइनस साइन ऑफ 2x एंड इट इज डिवाइडेड बाय b इंटू, अब ये देखो x³ बना, इस x³ को आप 2x का होल क्यूब ऐसा लिख सकते हैं, बट इसके लिए आपको 8 से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा। 2 का क्यूब कर रहे हैं तो इंटू आपको 8 भी करना पड़ जाएगा। बिल्कुल ठीक बात है। अब इसको जरा ध्यान से देखिए, आप ये आप स्टैंडर्ड लिमिट में कन्वर्ट कर सकते हो ना, इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, हाफ हो जाती है। तो ये वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, अगर आप इसकी जगह हाफ पुट करोगे 4/b के। सो ओवरऑल हमें क्या मिल रहा है, -a विल बी इक्वल टू 4/b, दैट मीन्स ab विल बी इक्वल टू -4। और हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, tan - ab की वैल्यू, तो आई थिंक इट्स वेरी इजी, tan - ab इज गोइंग टू बी 10 + 4 दैट इज 14। ये आपका आंसर। जो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, locus of a point which moves such that the sum of squares of its distances from the points, 4 पॉइंट है, origin 1 0 0 1 1 1 is 18 units and it's a circle, then d square पूछे, d उसका डायमीटर। देखो जब भी हमें लोकस के सवाल गिवन होते हैं तो हम क्या करते हैं कि एक जनरल पॉइंट मान लेते हैं h, के, है ना, एक h के में रिलेशन बनाने की कोशिश करते हैं, देन हम उसको x से रिप्लेस करते हैं, वो अपन को लोकस मिल जाता है। और इन्होंने कहा कि वो लोकस सर्कल है और उसका डायमीटर के बारे में कुछ पूछा है, तो हम मान लेते हैं कि दैट पॉइंट इज x, y, ऐसा मान लेते हैं। उसकी किस किस पॉइंट से डिस्टेंस, ओरिजिन से डिस्टेंस और इसका स्क्वायर, तो क्या ओरिजिन से डिस्टेंस का स्क्वायर x² + y² ही होगा, 1, 0 क्या यही होगा, सिमिलरली 0, 1 यानी x² + y - 1², और 1, 1 का मतलब हो गया x - 1² + y - 1², और ये किसके इक्वल है, 18 के इक्वल। तो ऑब्वियसली एक सर्कल की इक्वेशन आने वाली है, हम इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते हैं। देखो क्या होगा, 4x² आ रहा है क्या, 4y² आ रहा है, x के कोएफिशिएंट देखो, x - 1² 2 बार है तो माइनस के टोटल कितने, 4x, सिमिलरली माइनस का 4y, कांस्टेंट वाले पार्ट कितने हैं, 1 2 3 4, और 18 उधर से माइनस का 14 कर दो इज इक्वल टू 0। इसको हम एक स्टैंडर्ड सर्कल की इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं। देखो क्या मिलेगा, x² + y² -
x माइनस वाई माइनस 14/4 मीन्स 7/2 दैट इज इक्वल टू 0। ये सर्कल की इक्वेशन है ना। क्या आप इजीली यहाँ पे सेंटर पे कमेंट कर सकते हैं? हालांकि हमें सेंटर पे नहीं जाना, हमें डी स्क्वायर के बारे में पूछा है, तो अगर रेडियस मिल जाएगी तो हमारा काम हो जाएगा। तो सिंपली हम लोग जानते हैं रेडियस विल बी इक्वल टू रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। जी स्क्वायर का मतलब कितना हो जाएगा 1/4, क्या ऐसे 1/4 और माइनस माइनस प्लस का 7/2 कितना हो गया ये 1/2 7/2 8/2 4 2 हो गया क्या? ये रेडियस है, तो डायमीटर कितना हो जाएगा डी 2r दैट विल बी इक्वल टू 4। क्या पूछा हमसे इन्होंने डी स्क्वायर की वैल्यू, तो वी कैन इजीली से दैट डी स्क्वायर विल बी इक्वल टू 16, राइट बच्चों। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको z की वैल्यू कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर कुछ दे रखी है और एक बड़े से एक्सप्रेशन की आपको वैल्यू पूछी गई है। क्वेश्चन देखने में थोड़ा लेंदी है, देखो ये जो एक्सप्रेशन है इसको अपन लिखते हैं z प्लस 1/z और अप टू पावर 21 तक इनका क्यूब। तो लिखो देखो 21 प्लस z प्लस 1/z इसका होल क्यूब प्लस z स्क्वायर प्लस 1/z स्क्वायर होल क्यूब। ऐसे सीरीज चलती जा रही है ना। सिमिलरली यू कैन से z क्यूब प्लस 1/z क्यूब इसका होल क्यूब, और कहाँ तक जा रही है बच्चों टोटल पावर z पावर 21 प्लस 1/z पावर 21 और इसका होल क्यूब। वेरेज हमें z की वैल्यू किसकी इक्वल दे रखी है, z इज इक्वल टू 1 माइनस आयोटा रूट 3/2। यू कैन इजीली से अगर आप यहाँ से एक माइनस कॉमन लेते हैं तो आपको दिखेगा कि ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में कन्वर्ट हो रहा है ना, जो ओमेगा से हम जिसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसको हम माइनस ओमेगा बोल देते हैं। ठीक बात है। अब देखो ये जो एक्सप्रेशन है ना, इसको मैं एक अच्छे तरीके से लिखना चाहता हूँ। तो हम क्या करते हैं, आपको पता है कि a प्लस बी का जो होल क्यूब है उसके अंदर टर्म्स कैसे बनते हैं, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। तो देखो एक काम करते हैं हम 21 तो ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ए क्यूब वाले टर्म्स को एक साथ रखते हैं। जैसे ए क्यूब का मतलब यहाँ पे जेड क्यूब बनेगा, जेड की पावर 6 बनेगा, जेड की पावर 9 बनेगा, इस तरीके की पावर बनती जाएंगे। उसमें से भी मैं एक काम और करना चाहता हूँ, इवन पावर को एक तरफ और ओड पावर को एक तरफ लिखना चाहता हूँ, क्योंकि आपको पता है माइनस ओमेगा की पावर इवन आएगा तो अलग आंसर आएगा, ओड आएगा तो अलग आंसर आएगा। देखो कुछ ऐसा अपन कहना चाहते हैं, जैसे यहाँ से जेड क्यूब बनेगा, यहाँ से जेड की पावर 6 बनेगा, उसको अभी रोकते हैं, वहां कितना बनेगा जेड की पावर 9, सिर्फ ओड पावर को दे रहा हूँ। तो ऐसे करते करते अब टू लास्ट पावर कितनी बन जाएगी 21 का ट्रिपल कितना 63। ये कौन सी पावर है, ऑड पावर है। ऐसे इवन पावर कितनी बनेगी बच्चों, आई थिंक समझ गए, कहां से स्टार्ट होगी 6 से, फिर अगला कौन आएगा 12 आएगा, क्या कहां तक जाएंगे, तो z की पावर 63 से पहले कौन पावर आ रही है 60, राइट। ये बात समझते हो। अच्छा इसी तरीके से जैसे ये z के टर्म्स में वैसे 1/z में भी चीजें बनेंगी। उसको अगर अपन लिखे तो कैसा बनेगा भाई 1/z क्यूब, बस रेसिप्रोकल ही तो है ना, पावर तो सारी ऐसे सेम ही है, तो ये बन जाएगी आपकी 1/z पावर 63, राइट। और इधर जो आपकी इवन पावर्स है वो कैसे बनती जाएगी, पावर 6 से लेके 1/z पावर 60 तक, सीक्वेंस वही सेम फॉलो हो रहा है। उसके बाद 3ab इंटू ए प्लस बी, तो आप जानते हैं 3ab इंटू ए प्लस बी करेंगे तो ab की वैल्यू तो 1 है, एक दूसरे के रेसिप्रोकल है सारे के सारे, तो थ्राइस ऑफ a प्लस बी बन जाएगा। तो उसको भी हम दो सीरीज में पुट कर देते हैं। जब आप एक चीजों को देखोगे तो z z स्क्वायर z क्यूब इनका सम है, तो आप इनको ऐसे लिख दो z प्लस z स्क्वायर अप टू z पावर 21। और जो दूसरी सीरीज आपको मिलेगी रेसिप्रोकल में क्या मिलेगी 1/z स्क्वायर अप टू कहां तक 1/z रेज टू पावर 21। ठीक है, यहां तक आई थिंक आपको ये एक्सपेंशन समझ में आया होगा, बिल्कुल ठीक बात है। अब एक बात आप बताइए, अगर z इक्वल टू माइनस ओमेगा है तो z क्यूब इक्वल टू क्या होगा माइनस ओमेगा क्यूब होगा। तो ओमेगा क्यूब की वैल्यू तो 1 है, तो क्या आपको दिखे कि ये जो जितने भी ये आपकी पावर्स हैं जो ऑड पावर्स हैं, क्या ये सबके सब -1 ये ऐसा आंसर देंगे। तो ऐसे नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, आई थिंक 11 है, तो ये जो पूरा ब्रैकेट है -11 वैल्यू देगा। क्या सिमिलरली आप पहचान गए, ये कितना आंसर देगा 10 है ना। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 10, सबकी वैल्यू 1 है क्योंकि पावर कैसे इवन। सिमिलरली विद सेम प्रोसेस ये आंसर -11 और ये आंसर 10। अब यहाँ पे दो जीपी क्रिएट हो रही है, तो हम इनका सम देख लेते हैं, जीपी का सम कैसे बनेगा। मैं सिर्फ इन ब्रैकेट्स को सोल्व कर रहा हूँ ना, यहाँ से लेके यहाँ तक के ब्रैकेट्स को सोल्व करना चाहता हूँ। सबसे पहला जीपी का सम क्या बनेगा, a इंटू आर पावर n -1 अपॉन r -1, बिल्कुल ठीक है, प्लस इसका सम देखना, a का मतलब 1/z इंटू 1/z पावर 21 -1
डिवाइड बाय 1 अपॉन z माइनस 1। इसको थोड़ा सॉल्व कर देते हैं। देखो क्या मिलेगा यहाँ से, z इंटू z पावर 2 1 माइनस 1 अपॉन z माइनस 1 प्लस, थोड़ा सा ध्यान से देखो, टोटल एलसीएम की मैं बात करता हूँ, z पावर 2 1 z, एक z यहाँ से आ जाएगा, तो ये टोटल किस तरीके का वर्क करेगा। और थोड़ा सा मैं ये जो ऊपर आपकी चीजें दिख रही है ना, 1 माइनस जेड पावर 2 1 माइनस जेड, इसको तो मैं थोड़ा सा अच्छे से लिखना चाहता हूँ। आई थिंक आप एग्री करेंगे कि सर इसको आप ऐसा लिख दो, माइनस माइनस ऊपर नीचे से हमने कॉमन ले लिया। आते क्या बात समझ में ना। अब यहाँ से देखो 1 अपॉन जेड, उसको अगर आप कैंसिल भी कर दोगे तो जेड की पावर 2 1 तो बच जाएगा ना, उसको आप बाहर दे दो यहाँ पे कॉमन। ठीक बात है। इसको फर्दर थोड़ा सा और सोल्व करते हैं। क्या आप देख पा रहे हो कि यहाँ से z पावर 2 1 माइनस 1 अपॉन z माइनस 1, ये तो ओवरऑल ही कॉमन आ रहा है ना। अंदर क्या बनने वाला है, z प्लस 1 अपॉन z पावर 2 1। आई थिंक अब वो टाइम आ गया कि हमें z की वैल्यू वापस ओमेगा के फॉर्म में यहाँ पे पुट कर देनी चाहिए। पुट करते हैं, देखो क्या बनेगा, ओमेगा पावर 2 1 अगेन पुट पावर माइनस 1 वैल्यू देगा, माइनस का 2 अपॉन माइनस ओमेगा माइनस 1, राइट। इधर से क्या देगा, माइनस ओमेगा और माइनस 1, ये ब्रैकेट तो हो गया कैंसिल आउट। इसने वैल्यू कितनी दी, माइनस का 2। ये बात आपको समझ में आई। आई थिंक अब हम ओवरऑल आंसर पे बढ़ सकते हैं। 21, उसके बाद कितना है आपका, माइनस का 11 प्लस का 10, माइनस का 11 प्लस का 10 प्लस थ्राइस ऑफ माइनस 2। क्या ये बात अपन को समझ में आ रही। तो आंसर कितना आ गया यहाँ से, 21 माइनस 2 19 माइनस 6 13 इज योर करेक्ट। ओके बच्चों, तो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। इफ y ऑफ x इज एन इम्प्लिसिट फंक्शन ऑफ x सच दैट, एक एक्सप्रेशन दे रखा अपन को ln ऑफ x प्लस y इज इक्वल टू 4xy, है ना, राइट। उसके बाद देन d2y बाई dx स्क्वायर, यानी इसका डबल डिफरेंशिएशन पूछा है एट x इक्वल टू 0। तो देखो बच्चों, हम एक काम करते हैं ना, अगर ये x इक्वल टू 0 की बात कर रहे हैं, x इक्वल टू 0 पे हम y की वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं, वो अपने काम आएगी। जैसे आप x इक्वल टू 0 पुट करोगे ln y इक्वल टू 0, और वो कब हो सकता है, व्हेन y इज इक्वल टू 1, राइट। यानी एक तो हमारे पास इंफॉर्मेशन है कि x को 0 पुट करना है, y को 1 पुट करना है। अब हमें डबल डिफरेंशिएशन की तरफ जाना है, तो उसके लिए आपको सबसे पहले एक बार उसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो उसको डिफरेंशिएट करते हैं, देखो बोथ साइड डिफरेंशिएट करते हैं। क्या बनेगा, ln ऑफ x प्लस वाई नीचे आ जाएगा, डिनोमिनेटर ऊपर क्या बन जाएगा, 1 प्लस वाई डैश, एग्री करते हो, 4 इंटू अंदर क्या बन जाएगा बच्चों, y प्लस एक्स वाई डैश। बिल्कुल सही बात है क्या, ठीक बात है ना। y x का 1 हो गया प्लस x इंटू वाई डैश। अब यहाँ पे हम y डैश की वैल्यू निकाल सकते हैं एट x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 1। पहले उसको कैलकुलेट करके रख लेते हैं। तो देखो x को 0 पुट करो, y को 1, ये तो 1 हो गया, तो 1 प्लस वाई डैश विल बी इक्वल टू 4 इंटू, आप x को 0 पुट करते हो सिर्फ y आएगा 1, यानी 4 बन जाएगा। तो y डैश की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 3। यानी अगर आपको कहीं पे y डैश की जरूरत है तो आप उसको 3 पुट कर सकते हो, राइट। y डैश का मतलब यहाँ पे किससे, dy बाई dx। अब हमें y डबल डैश की वैल्यू निकालनी है, d2y बाई dx स्क्वायर। तो इसको एक बार और डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, फर्दर डिफरेंशिएट कर देते हैं, एक और बार डिफरेंशिएशन कर देते हैं। देखो क्या बनेगा, नीचे तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर, और ऊपर क्या बन जाएगा, x प्लस वाई ऐसा का ऐसा इंटू 1 प्लस वाई डैश का क्या हो जाएगा, वाई डबल डैश माइनस 1 प्लस वाई डैश ऐसा का ऐसा, और x प्लस वाई का कितना हो जाएगा, अगेन 1 प्लस वाई डैश, राइट। एंड दिस इज इक्वल टू 4 इंटू, देखो अंदर क्या बन जाएगा, y प्लस एक्स वाई डबल डैश प्लस वाई डैश, राइट। एग्री करते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसके अंदर हम ये जो आपकी रिक्वायर्ड वैल्यू है, y नहीं बची, वाई डैश, इसके अंदर आपको y डैश भी पता है, आपको x भी पता है, आपको y भी पता है, इन सब की वैल्यूज यहाँ पे पुट कर दो, आपको y डबल डैश मिल जाएगा ना। तो पुटिंग ऑल द वैल्यूज, x प्लस वाई तो कितना है 1, तो y डबल डैश माइनस 1 प्लस वाई डैश, 1 प्लस वाई डैश, वाई डैश कितना है 3, तो 4 इंटू 4 16 होगा क्या, डिवाइड बाय, ये तो 1 हो गया ना पूरा ही, इक्वल टू 4 इंटू अंदर देखो, ये तो x को 0 होने की वजह से 0 हो गया, वाई डैश प्लस वाई डैश डबल ऑफ वाई डैश, 6 इंटू 4 24। तो आई थिंक y डबल डैश विल बी इक्वल टू 16 प्लस 2 4, दैट इज इक्वल टू 40। सो d2y by dx स्क्वायर एट x इक्वल टू 0 इज गोइंग टू बी 40। ठीक है बच्चों, अगले सवाल के अंदर हम एक बाइनोमियल के क्वेश्चन को डील कर रहे हैं। इसके अंदर आपको एक एक्सप्रेशन दे रखा है और इसको इक्वल कर रखा है QPR माइनस एस के, यानी हमें R और S और Q इनकी वैल्यू हमें निकालनी है, और इनकी हेल्प से
हमको फाइंड करना है क्यू प्लस एस सी आर माइनस एस। तो देखो पहले इस एक्सप्रेशन पे हम बात करते हैं। आई थिंक एक बात से तो आप लोग एग्री करेंगे कि अगर आप आर पी आर है ना इस एक्सप्रेशन की बात करते हैं तो विल यू एग्री कि ये आर फैक्टोरियल के इक्वल होगा, राइट। तो जो एक्सप्रेशन मिलेगा आपको ये किस तरीके का मिलेगा जरा देखो, 1p1 को हम 1 फैक्टोरियल बोल सकते हैं, ये 2 इंटू 2 फैक्टोरियल, 3 इंटू 3 फैक्टोरियल, अप टू कहाँ तक 15 इंटू 15 फैक्टोरियल। तो हम इसको सीरीज के क्वेश्चन की तरह डील कर सकते हैं कि यू कैन सी, हम इसको लिख सकते हैं समेशन k इंटू k फैक्टोरियल, जहाँ पे k को हम कहाँ से कहाँ तक मूव कराना चाहेंगे 1 to 15 तक। तो सीरीज के क्वेश्चन आपको पता है कि अगर ये डिफरेंस हम इसको तोड़ पाएंगे तो ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो आप एक काम कर सकते हैं, ये जो k है इसके अंदर आप 1 ऐड कर दो, 1 को सब्ट्रैक्ट कर दो, है ना, और इन टर्म्स को अलग अलग कर दीजिए, समेशन चल रहा है। तो आई थिंक आप समझ पाओगे कि अगर हम k प्लस 1 इंटू k फैक्टोरियल करते हैं तो वहां से आपको क्या मिल जाएगा, k प्लस 1 का फैक्टोरियल और माइनस k फैक्टोरियल, और इस पूरे पे समेशन चल रहा है। आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे कि ये डिफरेंस के अंदर टूटने वाला है। फॉर एग्जांपल जैसे हम k की वैल्यू को 1 डालते हैं तो उसमें क्या बन जाएगा 2 फैक्टोरियल माइनस 1 फैक्टोरियल। फर्दर आप k को 1 से बढ़ाते हैं तो क्या बनेगा 3 फैक्टोरियल माइनस 2 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल। कहाँ तक सर, आप k को अगर 15 डालते हैं तो वैल्यू कितनी हो जाएगी 16 फैक्टोरियल माइनस 15 फैक्टोरियल। बिल्कुल ठीक बात है। देखो क्या क्या चीजें कैंसिल आउट हो रही है, 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, सिमिलरली विद सेम पैटर्न ये 4 फैक्टोरियल आगे वाले से कैंसिल हो जाएगा, 15 फैक्टोरियल पीछे वाले से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ओवरऑल वैल्यू किसकी इक्वल होने वाली है, दैट विल बी इक्वल टू 16 फैक्टोरियल माइनस 1 फैक्टोरियल, यानी इसको हम माइनस 1 लिख सकते हैं। आपसे क्या पूछा गया, ये एक्सप्रेशन उसके इक्वल है क्यू पी आर माइनस एस के। यू कैन इजीली सी, आप 16 फैक्टोरियल को विद सेम अप्रोच 16 p16 लिख सकते हैं माइनस 1। तो अगर आप यहाँ से कंपैरिजन करते हैं तो आपको बच्चों यहाँ से q r और s की वैल्यू मिल जाएगी। यानी हम यहाँ से कंक्लूड क्या कर सकते हैं कि q और r आपस में इक्वल होंगे 16 के, और s की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 1। बिल्कुल ठीक बात है। हमसे क्या पूछा गया, हमसे पूछा गया आप वैल्यू बताइए q प्लस एस सी आर माइनस एस। देखो इनकी वैल्यू आप पुट करिए, 16 प्लस 1 17, 16 माइनस 1 15, इसको आप 17 से 2 से दिखा सकते हैं, एंड दैट विल बी इक्वल टू 16 बाई 2 यानी 8, क्या 17 इंटू 8 है ना, और ये कितना हो जाएगा आपका